हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब के सब मचा रहे हैं, एकदम धूम मचा रहे हैं अपनी लाइफ में ना। सर कैसा लग रहा है आप सबको अब फिजिकल केमिस्ट्री का? अब अपने को न्यूमेरिकल्स का डर हट गया या अभी चल ही रहा है? अरे टेंशन मत ले भाई, तेरे सिलेक्शन तक ना, तेरे सिलेक्शन तक हम तेरे साथ हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मैं देख रहा था कि यार सर ना क्लास ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, कभी कुछ चल रहा है। बेटा सीधी सी बात है, मैं पहले दिन से बोलता हूँ, क्लास में ठीक है मानता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना। अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चंस, आपको लगता है कि मैं फास्ट फॉरवर्ड करके या मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, तो आप अटेम्प्ट करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ पूरा का पूरा आप देखो, आप सिंपल सा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो, शॉर्टकट वहां भी कर सकते हो। आप ये देखो सर के साथ साथ मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की ना, और ये पहला चैप्टर अपना, तो इसलिए मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले चैप्टर में अगर हमें आदत लग गई ना न्यूमेरिकल्स को पढ़ने की, न्यूमेरिकल्स करने की, मैं बोलता हूं बार बार स्टूडेंट से कि यार क्वेश्चन से ना बात किया करो, क्वेश्चन को ना देखो भाई कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराता हूं। होता ना, मैं खजाने में क्वेश्चंस लेके आता हूं और एक एक करके हम निकाल रहे होते। मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें था कि सर खजाना बहुत बड़ा है, सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यार तेरा सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच बताओ तो क्वेश्चंस ही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। मैं चाहे जितना अच्छा पढ़ लूं या जितना अच्छा पढ़ा दूं तुम्हें, तुम चाहे जितना अच्छी किताबें पढ़ लो, जितना अच्छा थ्योरी कर लो, अगर एग्जाम हॉल में सही टाइम पे सही क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया तो भैया तुम सही नहीं कर रहे थे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ये वाली प्रॉब्लम फेस करे। थ्योरी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये होना चाहिए हम इतने परफेक्ट बन जाए, इतने परफेक्ट बन जाए कि यार होता है ना कि कैलकुलेशन किया, मतलब होता है ना कि क्वेश्चन देख के हाँ सर इसका आंसर तो ये होगा, इस लेवल तक खुद को लेके आ जाए। और उसके लिए भाई सब क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ना है प्लस साथ में क्वेश्चंस करने, थ्योरी पढ़ना है प्लस साथ में क्वेश्चंस करने। और अभी तक बहुत ही अच्छा, मतलब सब लोग मोमेंटम मेंटेन कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा देखो यार, कहीं भी कोई चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है, किसी को लगता है सर ज्यादा मेहनत करनी पड़े। बेटा अभी तो टाइम है, तो सोचना जब एग्जाम है, ये यकीन बैच शुरू हो रहा तो कितना अच्छे से था मोमेंटम में कि सर मैं तो मतलब इस बार तूफान ला दूंगा, ये कर दूंगा। यही तो टाइम है बेटा, इसी मोमेंटम। मैंने क्या बोला था पहले दिन, डिसिप्लिन फॉलो करना। सर ये डिसिप्लिन ही तो आपको आगे लेके जाएगा। क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सर, ये दर्द झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो सुकून मिलने वाला है ना, वो अल्टीमेट लेवल पे मिलने वाला है। तो बेटा ये सुकून अभी के लिए अपना सुकून थोड़ा बर्बाद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डीपीपीज के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें भाई साहब आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, डीपीपीज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। आप अगर क्विज करते हैं उसके बाद आप देखोगे तो उसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन मिल जाता है, आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी मॉड्यूल के क्वेश्चंस, डीपीपीज के क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैं लास्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा और सब कुछ अच्छे से डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो मेरी नजर में लगता है कि नहीं यार मेरे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, मैं क्वेश्चंस पे स्टार मार्क भी करा दूंगा कि ये क्वेश्चन मतलब है। अगर होता है ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि नॉर्मल आदमी कोई भी कर सकता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि रैंकर्स कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो टॉपर्स कर रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं स्टार मार्क कराता हुआ चला जाऊंगा। कुछ लोगों को इक्विवेलेंट मास की अभी जल्दी मची पड़ी है, मैं कुछ वो देख रहा था कि सर इक्विवेलेंट मास, भाई इक्विवेलेंट मास की जरूरत अभी नहीं है आपको रिडॉक्स मिलेगा, वहां कराई जाएगी, एन फैक्टर रिडॉक्स में निकाला जाएगा, और उसके बाद जो नॉर्मलिटी समझ में आएगी वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। इस चैप्टर, ये बेसिक चैप्टर है, तो बेसिक चैप्टर में पहले फाउंडेशन अच्छा बनाएंगे, और फाउंडेशन के बाद तगड़े लेवल पे ले जाने की गारंटी हमारी है। बेटा आपके सिलेक्शन तक, आपको इस लेवल तक लेके जाना वो मेरी टेंशन है। आप ये मत सोचो कि अरे सर ये चीज अभी इक्विवेलेंट मास नहीं करा है, ये नहीं करा। बेटा जो चीज एनसीईआरटी इक्विवेलेंट मास का क्वेश्चन आप उठा के देखो, लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखो नीट का, आपको कहां मिल रहा है इक्विवेलेंट मास, किधर मिल रहा है इक्विवेलेंट मास, किधर नॉर्मलिटी मिल रही है। आप एआईपीएमटी नीट का 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखो। इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा कुछ यकीन हम पे भी रखो, कुछ यकीन खुद पे रखो, हम दोनों मिलेंगे तभी हम सिलेक्शन सिक्योर कर पाएंगे। अच्छा ये सब हो गई नॉर्मल बातें। अब हमारे क्लास का अपना स्टार्ट करने का आगाज हम सबको पता है कि सर हम लोग क्लास में स्टार्ट में क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि सर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर रखा है, किस किस तरह की चीज़ें कर रखी है। मैंने पूरी क्लास आपको रिवाइज करते हुए, आज हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास तक आई होप जो भी क्लास को रिगरसली डिसिप्लिन वाइज फॉलो कर रहा होगा ना बेटा, वो अभी तक उसको सारे टॉपिक्स याद हो गए होंगे। लास्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं हमने। लास्ट क्लास में करा है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ, लास्ट क्लास में करा है एम्पिरिकल फार्मूला, लास्ट क्लास में करा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लास्ट क्लास में हमने ये भी करा है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला,
सर हमने मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कम से कम एक एटम होगा और उससे मैं उस बंदे का, उस हाइड्रोकार्बन का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का या उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मास निकाल लूंगा, उस एंजाइम का मास निकाल लूंगा। मिनिमम एक एटम होगा। तो ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे। फिर हमने परसेंटेज के मास परसेंटेज कैसे निकालते ये क्वेश्चन किया था कि अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद और भी चीजें करी। इंपेरिकल फार्मूला कैसा फ्लक्चुएट करता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता था सर, सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या बोला था? होल नंबर रेशियो। होल नंबर मतलब 1 2 4 5, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना था सर। n एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला होता था। n एक और फार्मूले से निकाला जा सकता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, इससे भी n निकाल सकते थे सर। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसे डिसाइड होगा? तो n से डिसाइड होगा। फिर इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि सर कोई भी एलिमेंट दिया हो, एलिमेंट्स दिए हो, एलिमेंट्स के बगल में क्या लिख दो सर? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। बेटा मैं ना, सीधी सी बात है, मुझे ना तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, मुझे यहां पे फालतू की चीजें नहीं चाहिए सर। सीधा सीधा मैं वो 3-4 चीजें नहीं लिखने वाला, सीधा लिखूंगा परसेंटेज बाय एटॉमिक मास या फिर मास बाय एटॉमिक मास। सर मास बाय एटॉमिक मास कर दो, या फिर मैं अगर बोलूं मास बाय एटॉमिक मास कर दो, या फिर मैं अगर बोलूं यहां पे बोलना चाहूं तो क्या कर सकता हूं सर? मास का रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो बाय एटॉमिक मास कर दो। और हमने लास्ट क्लास में अल्टीमेट क्वेश्चंस किए थे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ किया था। इसमें सेकंड स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या करते थे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देते थे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देते थे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देते थे सर। ये सारी चीजें हमने करी थी। उसके ऊपर जितने वेरिएशन के क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने पूरी क्लास में कराई हुई है आप सबको, और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस की आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कि सर आज के बाद अगर कोई बोले ना कि सर इंपेरिकल फार्मूला क्वेश्चन बता, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन बता, आप मुस्कुराते हुए आंसर दोगे। मैंने क्वेश्चन कराया था मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यह भी आपको बता दिया था कि सर एक एटम तो मिनिमम लोगे, एक एटम तो मिनिमम लेना पड़ेगा। तो सर ये भी करा था। फिर हम लोगों ने क्या बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बाद कि सर ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ क्या बोलता था? स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास से, स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास से, ये किसके इक्वल होगा? 6.4 के इक्वल होगा। पक्का सर, यहां तक सारी चीजें कर ली थी। अब सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, सब ये सब कुछ कर लिया। फिर कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट उससे पहले वाली क्लासेस में करी हुई हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मोल्स का कन्वर्जन, मोल से एटम का कन्वर्जन, एटम से मॉलिक्यूल का कन्वर्जन, ये सारी चीजें, मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स निकालते कैसे है बेटा, ये सारा कॉन्सेप्ट करने के बाद आज हम लोग उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पे अब हम लोग थोड़ा सा अपने रिवीजन को क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, अब क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवीजन करते हैं। सर कौन कौन क्वेश्चन करने को तैयार है? कौन कौन क्वेश्चन करने को तैयार है बेटा? आप आराम से बिंदास होकर कमेंट कर सकते हो, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस। सर ये लिख लिख के भर दो कमेंट सेक्शन में, मैं सबको सुनने को तैयार हूं। तुम टेंशन मत लो यार सर मैं इतना कमेंट करता हूं, आप देखते भैया, मैं सबको देखता हूं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं एकदम ऐसे बैठ के स्क्रॉल कर रहा होता हूं, देख रहा होता हूं कि हाँ कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, और उसके हिसाब से मैं चेंजेस करने को ही बोलता हूं कि हाँ यार तुम भी अपने अंदर चेंज लाओ, मैं भी अपने अंदर चेंज लाऊं। सॉल्यूशंस, चीजें, सब कुछ देख, प्रॉब्लम सबको पता होती है। सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हुआ ये पता होना चाहिए, और दूसरा कैसे होगा ये पता होना चाहिए। अब अगले साल करना है तो सर ये सारी चीजें ना, तुझे क्वेश्चन, ये देख, मैं अगर बोलूं कि सर मुझे ये आता है, आना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, आना नहीं है। सर 18 लाख लोगों में से ना 5 लाख लोग मिनिमम होंगे जिनको आता था। एग्जाम हॉल में ना उनमें से सिर्फ 50,000 लोगों ने सही डिलीवर किया है, इसीलिए उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है। 5 लाख लोगों को ना बाहर बुला के पूछोगे ना तो एग्जाम हॉल के बाहर उनको एक एक क्वेश्चन आता था, मैं लिख के देता। 18 लाख में से 5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि सर उनको आता तो था लेकिन एग्जाम हॉल में डिलीवर नहीं कर पाए। उसमें सिर्फ 50,000 टॉप 50,000 बच्चे ही डिलीवर सही से कर पाए, इसीलिए उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है। यह ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे से बोलते हैं ना कोई, मैं बार बार ऑफलाइन में ही बोलता रहता हूं हमेशा कि बेटा तेरा एक ही साथी है क्वेश्चन। अगर तुझे किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुस्कुराहट आ जाए, समझ जा तेरा सिलेक्शन आने वाला है। अगर क्वेश्चन देख के डर लगना शुरू, नहीं क्वेश्चन पूछ रहे सर मैं तो ना थोड़ा साइड हो जाता है ना, ऐसा कि अरे यार बढ़ा लेते वीडियो,
भाई अगर ऐसा नेचर आ गया ना, समझ जाओ दिक्कत है। क्वेश्चन देखते खुश हो जाओगे, अरे सर अब तो मजा आएगा, अब तो कुछ खजाने से निकलेगा, अब देखता हूं मेरा दिमाग कितना चलता है। पक्का? चलो भाई अब एक काम करते, खजाने का पहला क्वेश्चन निकालते और देखते कौन कौन करके दिखाएगा बेटा। आज अपने पास क्वेश्चंस कर करके देखते चलते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग एम्स 2015 का क्वेश्चन है, इधर उधर की बात नहीं है, पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था तो उसका क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से और अच्छे से करना है, विथ एनर्जी आप करके देखोगे सर ये क्वेश्चन हो पाएगा। वीडियो पॉज करके देख लो भाई साहब कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देखता हूं कौन कौन आंसर बताएगा। कमेंट बॉक्स में अपने पास आंसर चाहिए मुझे, फटाफट अपने पास करने की कोशिश कर भाई, देख कितने कितने लोग निकाल सकते हो। जो लोग निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग मेरे साथ करना चाहते हो ये देखना भाई साहब क्या लिखा हुआ है, 8% सल्फर बाई मास, मतलब कोई कंपाउंड है जिसके अंदर 8% सल्फर बाई मास है। सर लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, कम से कम कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? मैं ये लिखता हूं 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। किसी को कोई दिक्कत क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे सर ये देख लो अपने पास, 1 ग्राम के लिए क्या करने वाला हूं, 100/8 करने वाला हूं। और सर मिनिमम सल्फर का 1 एटम होगा, तो मिनिमम सल्फर का 8 एटम मतलब 32 ग्राम होगा। और सर मिनिमम कितना मास आ जाएगा, इंटू 32 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। सर 400 मतलब मिनिमम मास कितना होगा उस कंपाउंड का, 400 मिनिमम मास होगा उस कंपाउंड का। पक्का? श्योर हो? देख लो यहां तक। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया भाई साहब? कितने लोगों ने सही किया? देख लो अपने पास कितने लोगों ने सही किया। तो बेटा अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। श्योर हो? श्योर हो। चलो अब एक काम करते हैं, खजाने से दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं और दूसरा क्वेश्चन तू करके दिखाया बेटा, पहले बता रहे हो सारे के सारे भाई और बहनों, ठीक है ना? अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में ही मजा है। सर जितना पढ़ लो आपका रिवीजन यहीं पे तो होगा, आपको क्वेश्चन से ही तो पता चलेगा कि सही में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, होमवर्क कैसे किया है आपने। चलो अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन सर एम्स 2017 का क्वेश्चन। अरे भाई सब डर लगना शुरू हो जाएगा यार, एम्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मुझे पता है मेरा स्टूडेंट एम्स जाने वाला है, मुझे पता है तू जाने वाला है। मन मन मुस्कुरा ले भाई, क्योंकि तू जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तुम जाने वाले हो ये जान जाओ। अब वो तुम्हारे ऊपर है और मेरे ऊपर है, हम दोनों कितनी मेहनत करते, कितनी एक दूसरे से। होता है ना कि यार तुम्हें कोई मतलब ठीक है, होता है ना क्लास एंजॉय करना शुरू कर, तुझे ऐसा फील ना आए कि यार मेरे 2 घंटे चले गए। अरे भाई मैं कुछ लोगों का देख रहा था, अरे सर मुझे जिम जाना होता है, 2-2 घंटे की क्लास होगी, कैसे जाऊँ? अरे भाई कैसी बात कर रहा है भाई, क्लास में अपने लिए अपना तुझे टीचर अपना टाइम दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अरे ठीक है ना, बॉडी सेहत का भी ध्यान रख, लेकिन सेहत का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यार सेहत के चक्कर में पढ़ाई ना कर रहे हो। थोड़ा बहुत ठीक है, जिम जाना एक लग्जरी टाइप की चीज हो गई, बट एक होता है कि हाँ आपकी तबियत सच में खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करो, जितना हो सकता है अपने ऊपर फोकस करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन देख ले भाई, कौन कौन कर पाएगा। सर कौन कौन कर पाएगा? सर एक काम करो, रेशियो ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन बी एंड ए, प्रेशर ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, प्रेशर ऑफ बी अपॉन ए निकालना है। सर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऑप्शन मिसिंग है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन था, मैं चाहता था पहले आप लोग खुद से करके देखेंगे कितने लोग ऑप्शन निकाल सकते हैं। सर एक चीज बोली गई है, डेंसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस थ्राइस देन डेंसिटी ऑफ बी बोला गया है एट सेम टेम्परेचर, at same temperature. molecular mass of B is twice than molecular mass of A. सर ये दो चीजें मुझे एग्जाम हॉल में दिया गया है और मुझसे बोला जा रहा है प्रेशर निकाल के दिखाइए भाई साहब, प्रेशर निकाल के दिखाइए। श्योर हो? सोच लो कैसे निकालोगे। सर देखो क्वेश्चन को और क्वेश्चन को एंजॉय कर, देख कैसे मजेदार चीज है। जो क्वेश्चन को डिकोड कर लेगा ना बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में जिसने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया कि सर ये क्वेश्चन ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है। मैंने देख इतनी बड़ी पैराग्राफ को सिंपल 2 लाइन में लिखा, इधर ये देख लिया प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला तो सर कुछ होता ही नहीं है। सर ऐसा कैसा होगा भाई, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास दिया है। सर एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, Pm इज इक्वल्स टू DRT, Pm इज इक्वल्स टू DRT, व्हाट विल बी द प्रेशर? सर DRT अपॉन M लिख सकता हूं क्या? अरे सर लिख सकता हूं क्या? प्रेशर ऑफ गैस के बारे में ये फॉर्मूला कहां से निकाल के लाया था? आइडियल गैस इक्वेशन से। Pm इज इक्वल्स टू DRT, वेपर डेंसिटी डिराइव की थी भाई, इससे वेपर डेंसिटी डिराइव हुई थी, याद कर। और याद कर कि सर प्रेशर को आप ऐसा लिख सकते हो, तो मुझे क्या निकाल
निकालना है। 1 मिनट बेटा देखना, प्रेशर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ ए चाहिए। सर क्या करने वाला हूं, प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बी इंटू आर टी। सर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर ऑफ बी, सॉरी प्रेशर कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी लिख दूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी लिख दूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। सर इसको डिवाइड करूंगा, डेंसिटी ऑफ ए आर टी अपॉन मोलर मास ऑफ ए लिख दूंगा, आर टी कैंसल आउट। सर डी बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, एम ए अपॉन सर डेंसिटी ऑफ ए। सर देख लो सर, एग्जाम हॉल में एक लाइन मेरा स्टूडेंट लिखेगा, उसका आंसर आएगा, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। भाई कोई टेंशन नहीं लेने का है, आज की आज देखेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे होते। ये देख तेरे अंदर का डर, सर कुछ नहीं, ये चीज मैंने लिखी, ये चीज मैंने लिखी, मुझे ये फॉर्मूला पता था एग्जाम हॉल में, और मैं सिंपल सा एक लाइन लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ बी बाई ए का रेशियो क्या दिया हुआ है। सर बी बाई ए का रेशियो देखेगा, डेंसिटी ऑफ बी बाई ए, तो सर ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सर डेंसिटी ऑफ ए को क्या लिखेगा, 3 टाइम्स डी बी, तो 1/3। सर मोलर मास ऑफ बी, सर मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी निकालने जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, और आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, और 1/6 इज द रेशियो क्या होगा, 1:6 हो जाएगा। सर देख लो, डेंसिटी ऑफ ए लिखा हुआ है थ्राइस देन डेंसिटी ऑफ बी, मतलब डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी करोगे 3 आएगा। सर यहां उल्टा दिया था, बी बाई ए दिया था, बी बाई ए मतलब 1/3। सर मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी 1/2 हो जाएगा, और सर 1/3 इंटू 1/2 1/6 इज द करेक्ट आंसर। सर ये सारी चीजें एग्जाम हॉल में ना, मैं चाहता हूं तुम इनमें से, सर ये चीज तो आप खुद ही देख लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि ये सब लिखने की जरूरत तुझे ना पड़े, तो सीधा सीधा यहां पहुंच, अपने दिमाग को इतना अच्छे से ट्रेन कर कि सर हम यहां पहुंचे और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन विद इन सेकेंड करके आए। सर हम यकीनियंस हैं, हम फाइटर्स हैं, हमें वो करके दिखाना है जो हमसे बगल वाले हमारे नहीं चाहते। मैं तुझसे हर एक क्लास में बोलता हूं कि बेटा तेरे घर वालों को छोड़ के, तेरे घर वालों के बाद अगर दूसरा कोई बंदा यहां पे खड़ा है ना जो चाहता है सिलेक्शन हो तेरा, तो दूसरा बंदा हम ही लोग हैं। और कोई भी, तुझे ही पता है तेरे रिलेटिव्स, तेरे दोस्त कितना वेट कर रहे हैं तेरे फेलियर का और तेरे सक्सेस का, तुझे रियलिटी पता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे हैं और तुम हो, तुम्हारे घर वाले हैं जो चाहते हैं कि बेटा तेरा सिलेक्शन हो, तेरा सिलेक्शन हो, और तेरा सिलेक्शन होगा तभी यार ऑब्वियस है ना, तेरे घर में तुझे ही पता है कि कितनी सारी रौनकें आएंगी, कितनी सारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो बेटा सब कुछ शुरू करना है कैसे, सर क्वेश्चंस। एग्जाम में कुछ और नहीं चाहिए, नीट वाला ये नहीं पूछता भाई साहब आपकी कोचिंग में अटेंडेंस कितनी है, वो नहीं पूछता आपके स्कूल में अटेंडेंस कितनी है। सर नीट वाला ना कभी ये सब नहीं पूछता कि भाई साहब आप कोचिंग गए थे, अच्छा नहीं गए थे, ऐसा कुछ नहीं पूछता। उसको ना मतलब भी नहीं है, तो कोचिंग जा ना जा, तो क्लास कर ना कर, तू पैसा दे ना दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सबके लिए एक बराबर सोचेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा और उसी में उलझा के रख देगा। बेटा यही सब क्वेश्चंस होते हैं। पैराग्राफ देख के चला, अरे सर पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ के देख, एक लाइन का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं तू यहां पहुंच। ये सीधा ये लाइन जिसने लिखना शुरू कर दिया ना बेटा, समझ कि मेरा पढ़ाना और तेरा पढ़ना सक्सेसफुल हो गया। मैं सही बता रहा हूं, जिसने ये लाइन लिखना शुरू कर दिया किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप गिवन देख लो, उसके हिसाब से सोचना शुरू कर दो। पक्का सर ये सारे क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करोगे, सब लोग दोबारा अटेम्प्ट करोगे। अच्छा किसने बोला सर अगला क्वेश्चन, ये बेटा परसेंटेज वाला क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस करी है और जिसने समझा है, बेटा अगला क्वेश्चन आप करके दिखा दो मुझे। सर अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो। कभी कभी मुझे लगता है ना ऐसे कि यार क्वेश्चंस का कुछ उपाय करता हूं, रुक जाओ टेंशन मत लो, आज ना इसका आंसर देखता हूं कौन कौन बताता है। मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, कौन कौन बताएगा अपने पास आंसर क्या होगा। सर एक बात बताओ, इसका पहले ना परसेंटेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है ऑन हीटिंग क्या होने वाला है, क्या होता है, याद कर कल की क्लास में, लास्ट क्लास में क्या किया था। सर जब हीटिंग करते हो तो पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो सर पानी इवेपोरेट हो गया, किसका मास लॉस हो रहा है भाई साहब, किसका हो रहा है। पहले तो इसका मास निकाल भाई, इसका मास निकाल के देखो कितना हो रहा है। सर इसका मास निकालोगे, सर सोडियम का 23 × 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48 और प्लस पानी का कितना हो गया 18x। सर ये देखोगे तो 106 + 18x हो गया। सर इसका टोटल मास कितना है, 106 + 18x है, यही है ना अपने पास 60 + 46, ठीक। सर यही होगा,
और क्या बोल रहा है, इसकी हीटिंग करोगे तो भाई साहब इसको अगर हीट दोगे तो क्या होने वाला है, अरे पानी ही तो बाहर लूज होगा, अरे सर पानी ही तो बाहर निकलेगा। कितना पानी निकलेगा, 18x पानी निकल जाएगा। एक बात बताना, क्या बोलना चाह रहा है, अंडरगो 63% लॉस इन मास, मास कितना कम हो गया, 63%। मतलब क्या कम हुआ, पानी कम हुआ। और जब पानी कम हुआ तो भाई साहब उसका मतलब सर मास परसेंटेज ऑफ वाटर इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाहता है, 63। तो सर एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल लेंगे क्या आप लोग, सर 18x प्लस 1018x इंटू 100 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, 63। और सर 63 अपने पास सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है सॉल्व करना शुरू कर दो, देख लो भाई किस तरह मैथमेटिकली निकाल लोगे कि इसमें भी टाइम लगेगा। अरे पक्का देख ले भाई, कुछ पता चला कि सर सब कुछ आता है, केमिस्ट्री आती है, मैथ्स नहीं आती है, आप देख लो। इसको क्या लिख दूंगा 1800x, इसको क्या लिखने वाला हूं 63 इंटू 106 और प्लस 63 इंटू 18x। सर इसको इधर लेके आते, 63 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 20, तो 20 से 2 कम करने, करो कैलकुलेट, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके देख भाई, मैं भी तेरे लिए कैलकुलेट करके बताता हूं तुझे, जल्दी कर, कैलकुलेशन चाहिए। अरे सर कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये देख लो, इसका अपने पास 1023x आ गया, और ये वाला अगर मैं बोलूं 63 इंटू 106 ये कितना आ गया, 6678 आ गया, ये कितना है 1800 है। सर 1800x में से अगर 1800 में से 1134 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 666x बच जाएगा, और ये 6678। सर x की वैल्यू सर अप्रोक्सीमेटली कितने इक्वल हो रही है, 10 के इक्वल। सर आंसर कितना आ जाएगा, 10। मैं कैलकुलेशन यहां तक करूंगा, इसके बाद देख ले बेटा, अप्रोक्सीमेटली 10 है मतलब आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। सर आंसर देख लो अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन होगा। बेटा ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको करनी है, आप ही को करना है, मेहनत करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है तो ट्राई कर देख। सब परसेंटेज चल, यहां पे जिसको टाइम लग रहा है ना उसकी टेंशन मत लेना, मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का मैथ्स बहुत वीक हो सकता है, ठीक है ना, मैथ्स बहुत वीक होता है, तो भाई मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां तक केमिस्ट्री है, अगर तू यहां तक सोच रहा है ना, मैं लिख के देता हूं, एग्जाम हॉल में ना एक दिमाग में हार्मोन जरूर सीक्रेट होता है, और वो तुम्हें ही पता है, एग्जाम हॉल में तुमसे कोई क्वेश्चन ना +4 इसलिए नहीं आ पाएगा कि सर न्यूमेरिकल नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। तुम सबको 19 का टेबल याद नहीं रहता, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आ गया ना, तुम करके दिखा दोगे, मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो। तो मुझे ना इसकी टेंशन नहीं है, हाँ फास्ट करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो इसको फास्ट करने की, लेकिन अगर तुम यहां तक सोच लिए ना, मेरा काम हो जाएगा। केमिस्ट्री यहां तक की है, ये तो मैथ्स है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, इसकी टेंशन मत ले। अगले 2 महीने के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री मक्खन बन जाएगी, बस तू प्रैक्टिस करता रहा, घर पे जाके दोबारा ट्राई कर, क्वेश्चंस कर कि हाँ सर ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, ये क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, ये अपने अंदर व्यू लेके आ। पक्का सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का हो जाएगा, सर ये परसेंटेज मास का हो जाएगा, सर पिछले तीनों क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। आज खजाने में पहले 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास को रिवाइज करवाने के लिए लेके आया, और आज खजाने के अंदर आज जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, नीट 2022 का बहुत ही फेवरेट टॉपिक था रीजन। मोल कॉन्सेप्ट में इस बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, मोल कॉन्सेप्ट के अब की बार जो क्वेश्चन था ना वो इसी से, और मैं लिख के देता हूं, अभी वो टॉपिक शुरू करूंगा और उसी टॉपिक के अंदर विद इन सेकंड जो नीट 2022 का क्वेश्चन था ना, वो विद इन सेकंड आप करके दिखाओगे, मुझे विद इन सेकंड करके दिखाओगे क्या था क्वेश्चन, कैसा था, वो सब शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अपना पहला टॉपिक और आज की क्लास का मेजर टॉपिक, और वो कौन सा है सर, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी। हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहीं पढ़ेंगे, उनके शॉर्टकट्स भी डिराइव करेंगे, सो दैट कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन में पढ़ते हैं बेटा, मैं वैसा नहीं, मैं एनसीईआरटी में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले चैप्टर में भी दिया है और सॉल्यूशन में 12th में भी दिया है। हम अभी इतना अच्छा कर लेंगे ताकि सॉल्यूशन में जाके हम उसको ना पढ़ें, हम बोल सकते हैं कि हाँ सर बस हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे और वहां पे भी उसको देख रहे होंगे कैसे होती है।
पक्का। तो हमारे पास अब हमारी जिंदगी में आ रहा है कौन सा चीज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? हमारे पास जनरली देखो, जनरली जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे सिलेबस में, ऐसे तो हम बहुत सारे सॉल्यूशन बनाते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स बनाते हैं अपने डेली लाइफ में। सब्जी बन रही है वो भी एक क्या है, अपने पास मिक्सचर ही है, सब कुछ, बहुत सारे सॉल्यूशंस आप बनाते हो। लाइक टैंक का सॉल्यूशन बना रहे हो, ग्लूकॉन डी का सॉल्यूशन बना रहे हो, ओआरएस का सॉल्यूशन बना रहे हो, आप बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन बनाते हो। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद आपने एक चीज देखी होगी, कभी डॉक्टर को इंजेक्शन या कभी किसी उसको इंजेक्शन लगाते हुए देखोगे तो थोड़ा सा ना दवाई लेगा, थोड़ा सा फिर पानी लेगा, उसको मिक्स करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर उसमें से क्या करने वाला है, फिर उसमें से कुछ वॉल्यूम लेगा, कुछ वॉल्यूम छोड़ देगा, फिर थोड़ा सा देखेगा कितना देना है। डॉक्टर बनने के बाद क्या लिखते हो कि सर आपको पैरासिटामोल, बच्चा है तो उसको पैरासिटामोल 200 mg 300 mg देना है, बड़े हैं तो 600 mg दो, 650 mg दे दो। सर ये कैसे पता चलता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं? आप किसी दवाई के पीछे या किसी जूस के पीछे कभी कंपोजिशन देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि इसके 100 ग्राम में, अगर 100 ग्राम में इतना एनर्जी है, इतना चॉकलेट के अंदर लिखा होगा, इतना फैट है, इतना कार्बोहाइड्रेट। ये सब लिखने क्यों जाता है? ऑब्वियस है, ताकि आप कभी पढ़ो आपको पता चले। आप किसी मेडिसिन के ऊपर देखोगे, जो सिरप होता है उसके अंदर देखोगे लिखा होता है कि इतना ग्राम पैरासिटामोल है इसमें, या इतना वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम है, इतनी सारी चीजें। जूस लोगे उसके अंदर लिखा होगा 100 ml में इतना इतना चीजें। तो सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म ना हमारी डेली लाइफ में अभी भी इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर बनने के बाद पूरा पूरा उसी पे आप दिमाग लगाओगे। रीजन, आप जब दवाई लिखते हो तो ऑब्वियस है, बड़े आदमी के लिए, एडल्ट्स के लिए अलग दवाई लिखते हो, जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग दवाई लिखते हो, तो उसमें ना कंपोजिशन फ्लक्चुएट करता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप डॉक्टर बनोगे उसके बाद भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उसके बाद आपको दवाई लिखनी पड़ेगी। आप दवाई लिखोगे तो उस टाइम सोचोगे कि यार ये वाली दवाई लिखनी है, ये कंपोजिशन लिखना है, इसका इतना अमाउंट लिखना है। पक्का। तो सर ये तो हमारी लाइफ में अभी भी है और बाद में भी रहने वाला। सोचो कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है, कितनी इंटरेस्टिंग सी बातें हम करने वाले आज हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन होता है। सॉल्यूशंस में बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, लेकिन जो एग्जाम हॉल में चाहिए, जो एग्जाम हॉल में करना है, वो हम लोग आज देखना शुरू करते हैं। पहली बात बताओ मुझे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहली चीज अगर मैं पढ़ाना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर पहली चीज मेरे सिलेबस में, देख बेटा फालतू की चीजें नहीं करनी, वो अगर तेरा सिलेक्शन चाहिए तो फालतू की चीजें मत करना कि सर कुछ भी पढ़ रहे। सर देखो ये बाइनरी सॉल्यूशन मेरे सिलेबस में है तो मैं बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ूंगा और तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। रीजन भैया ये टर्नरी क्वाटर्नरी, मतलब ये दो ही कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में, इस टाइम पे हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं। चाहे तो अभी का टॉपिक पढ़, चाहे 12th का टॉपिक पढ़, हमेशा दो लोगों का सॉल्यूशन आएगा। हमारे सिलेबस में दो ही लोगों का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ टू कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। एक को हम लोग बोल देते हैं दो कंपोनेंट्स होंगे, एक मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, एक मेरे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिफाइन कैसे होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिफाइन कैसे होता है, तो सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लोगों को क्या लगता है, क्वांटिटी का मतलब मास ज्यादा, या मास ज्यादा, या फिर अपने पास मास ज्यादा होगा या साइज ज्यादा होगा। भाई नहीं, क्वांटिटी दो तरीके से, केमिस्ट्री में क्वांटिटी दो तरीके से आप मेजर कर सकते हो, तीन तरीके से, या तो आप मोल्स में बात करोगे, या फिर मास में बात करोगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। आप सिंपल सी बात जान जाओ, अगर मास ज्यादा है तो भी क्या होगी, क्वांटिटी ज्यादा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, जिसकी मास ज्यादा होगी वो अपने पास क्या हो जाएगा, नॉर्मली लोग मोल से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर क्वांटिटी ज्यादा और कम मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो देख ले अपने पास बेटा मास ज्यादा होना चाहिए, या फिर अपने पास मोल्स ज्यादा होने चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो सर मास ज्यादा कम होगा या फिर मोल्स कम होंगे। अगर मास इक्वल है तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, मोल्स हो जाएंगे। अगर देख ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है सर, 10 ग्राम ग्लूकोज है और 200 ग्राम पानी है, ये दिया हुआ है, तो सर यहां पे ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि सर ये क्या हो जाएगा, लेस क्वांटिटी में है, मास बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। एक ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, लेस क्वांटिटी वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। लेकिन अगर मैं ऐसा दे देता तो
50 ग्राम ग्लूकोज होता और 50 ग्राम पानी दे देता, अब तू कैसे डिसाइड करेगा? 50 ग्राम पानी और 50 ग्राम ग्लूकोज दिया, अब तो सर दोनों का मास बराबर है। जब मास बराबर है उस केस में क्या करोगे? मोल्स निकाल लो। अगर मोल्स इसके ज्यादा होगा मतलब वो क्या है, उसके मोल्स ज्यादा है। मास अगर बराबर हो गया तो सर मोल्स निकाल के चेक कर ले, मोल्स निकाल के चेक कर ले भाई, इसके मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे सर 50 अपॉन कितने हो जाएंगे 180, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 50 अपॉन 18 हो जाएगा, 18 से 2 पॉइंट समथिंग आएगा और इसकी वैल्यू 5/18 आएगी सर 0.02 आएगा। इसकी वैल्यू अपने पास 0. क्या आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। सर देख लो अपने पास किसके मोल्स ज्यादा हो रहे, अप्रोक्सीमेटली 0.2 आ जाएगी। किसके मोल्स ज्यादा हो रहे सर, पानी के मोल्स ज्यादा है, मतलब वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट। ग्लूकोज क्या हो जाएगा यहां पे सर सॉल्यूट, और यहां पे क्या हो जाएगा ये सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर मास बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो, मास बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो। अगर मोल्स अपने पास मास बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स पक्का। तो क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और क्वांटिटी जिसकी कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट पक्का। अच्छा एक और एक नोटेशन हम लोग फॉलो करते, ये थोड़ा ध्यान देखना अपने पापास। सॉल्यूट को ना एनसीईआरटी या आगे जाके हम लोग भी ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूट को 2 लिखते हैं और सॉल्वेंट के लिए नोटेशन हम लोग यूज करते हैं 1। क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, पहले क्या मिलता है आपके पास, पहले सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर आप क्या डालते हो सॉल्यूट डालते हो। पहले क्या होता है सॉल्वेंट, याद कर पहले क्या होता है सॉल्वेंट, फिर क्या डालते हो सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट क्या हो गया 1, सॉल्यूट क्या हो गया 2। सर ये कुछ ना नोटेशन बता रहा हूं ताकि अभी बार बार यूज होगा तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर 2 मतलब क्या होता है, 1 मतलब क्या होता है। उसके बाद सर यहां पे हम लोग गिवन मास, अगर गिवन मास है तो गिवन मास को हम लोग W से लिखेंगे और मोलर मास को हम लोग M से लिखेंगे। मोलर मास को अगर हम लोग M से लिखेंगे, मुझे बताओगे अगर मैं W2 लिखता हूं तो इसका मतलब किसको बता रहा हूं, 2 किसके लिए था सॉल्यूट के लिए, तो यहां लिख सकता हूं W2 किसको रिप्रेजेंट करूंगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करूंगा, और M2 किसको रिप्रेजेंट करूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करूंगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करूंगा। फिर किसी ने बोला कि सर W1 लिख दूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, और अगर मैं सर M1 लिखूंगा तो वो क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, वो क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा पक्का। 1 क्या है सॉल्वेंट, 2 क्या है सॉल्यूट, W2 क्या होता है गिवन मास, W मतलब गिवन मास। ये नोटेशन है जो यूज होंगे अभी बार बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, शुरुआत में बता रहा हूं सो दैट कि आप बेटा कहीं भी जाएंगे ना, चाहे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम करें चाहे सॉल्यूशन करें, कहीं भी जाएंगे तो 2 का मतलब याद रखना सॉल्यूट और 1 का मतलब सॉल्वेंट पक्का। अच्छा ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं N से, तो सर अगर N1 दिया है और N2 दिया है तो इसका मीनिंग आपको ही पता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। बेटा मैं देख कितनी बेसिक से स्टार्ट किया। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पहली चीज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 ही चीजें होती हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ही मेरे सिलेबस में है, इसलिए मैं बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा भी। ध्यान रखना 2 ही सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, 2 ही कंपोनेंट है अपने पास। सर कैसे डिसाइड करना है, तो आपको पता चल गया है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो डिसाइड कर लेगा, मास ज्यादा है तो उससे डिसाइड हो जाएगा, मास बराबर हुआ मोल से डिसाइड कर लो पक्का। अच्छा ये सारी चीजें आ गई। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लिखने का तरीका क्या क्या होगा, एक सिंपल सी बात बताओ। जैसे घर पे कभी देखा होगा या कभी यूट्यूब पे कभी खाने बनाने के लिए कभी सर्च किया होगा या कभी ट्राई किया होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं कि सर 100 ग्राम ये है तो उसमें 5 ग्राम ये डाल दीजिए, 2 ग्राम ये डाल दीजिए, 3 ग्राम ये डाल दीजिए। तो कैसे ये सब, ये ऑब्वियस है ना, सब्जी बनती है या कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग, मिक्स कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन एक टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है पर ग्राम, या आप बिस्किट के पैकेट के पीछे देखें तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। तो जनरली हम लोग के पास सबसे इजी और सबसे कॉमन जो वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को मेजर करने का, वो होता है मास परसेंटेज, वो होता है मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज निकालना आपने कुछ दिनों पहले लास्ट क्लास में ही सीखा है कि मास परसेंटेज किसी का कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 2 लोग हैं, मास परसेंटेज निकालना है, तो सर मास परसेंटेज को मैं लिखना चाहूं तो W/W लिख सकता हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाली है।
सर इसको लिखना चाहूं तो बाई मास भी लिख सकता हूं, बाई मास भी लिख सकता हूं। सर ये याद रखना कि W/W और बाई मास भी लिख सकता हूं। सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं किसी का, मान लो मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है, 1 और 2। 1 क्या था बेटा? फिर से सोच, दिमाग में सोच। 1 क्या था? सॉल्वेंट। 2 क्या है? सॉल्यूट। 1 क्या है? सॉल्वेंट। 2 क्या है? सॉल्यूट। इसका मास दिया हुआ है W1, इसका मास क्या दिया है? W2। किसने बोला सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालो। क्या होगा बेटा? क्या होगा? तो सर W2 अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास, अपना मास डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या करने वाला हूं? इनटू क्या करने वाला हूं? 100 करने वाला हूं। क्योंकि सर मास परसेंटेज यही तो सोचा था। अरे पिछली क्लास में यही तो किया है कि सर अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दो? 100। सर किसने बोला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए। सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बता दीजिए। सर एक तो मेरे पास तरीका है W1 टोटल डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। या फिर मैं सर ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सर 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कर सकता हूं। सर 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कर सकता हूं। तो ये देख लो, अपने पास मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है W2 बाई, सर ये दिया है तो इसको भी 100 माइनस कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। बस ये जान जाओ, दो लोग हैं, एक का मास परसेंटेज अगर 20 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर एक का मास परसेंटेज 40 है तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकालते हैं। सर क्वेश्चन परसेंटेज निकालने का आएगा? कभी नहीं। अब भाई तो एक बात बताना यार, 9th क्लास का बच्चा परसेंटेज निकाल देता है, 8th क्लास का बच्चा परसेंटेज निकालता है, वो तुमसे क्यों मजाक करेगा? तुमसे नीट की तैयारी करवा रहा है, वो ना नॉर्मल लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है। वो बोलता है डॉक्टर्स वाली लैंग्वेज में बात करूंगा, मैं इन लोगों से ऐसे बात नहीं करूंगा, ये सारे के सारे अगले 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद डॉक्टर बनने वाले, इनसे ये से बात थोड़ी ना की जाती है, इनसे ऐसे बात नहीं की जाती, इनसे बात की जाती है साइन लैंग्वेज में। डॉक्टर को देखा है ना, वो साइन लैंग्वेज में बात करता है। वो कभी ऐसा थोड़ा ना उसको पैरासिटामोल की इंग्लिश नहीं आती, वो लिखना चाहे तो पैरासिटामोल पूरा नहीं लिख सकता है, लेकिन देखा हो घसीट देते हैं, हो गया 3। कभी भी देखोगे ऐसे नहीं लिखेगा 2 टाइम्स अ डे, वो ऐसे लिख देगा। वो लिखने ऐसा नहीं, टाइम नहीं है। वो कोई भी एक डॉक्टर होगा ना जिसकी क्लिनिक में 2 ही पेशेंट हो गए, तब भी वो ऐसा ही लिख रहा होगा। ऐसा क्यों? अरे भाई जानबूझ के सब साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तुझे भी साइन लैंग्वेज सीखनी है। अरे अपना होता ना यार, डॉक्टर बनने के बाद दवाई भी तो बिकनी है, और लिखेंगे ऐसे, ऐसा होता ना, ऐसा लिख दीजिए कि हाँ भाई साहब दूर दूर तक मोहल्ले में चर्चा चल रही है, भाई साहब डॉक्टर लिखा क्या है, ठीक है ना। तो वो वाली चीजें यहाँ पे भी आपको ना, दवाइयों के पीछे कॉम्पोजिशन जो लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता कि ऐसे निकाल, वो ना जानबूझ के ऐसे लैंग्वेज में लिखा होगा। जैसे प्लीज अपने पास देखना, और मुझे ना इसको प्रिपेयर करना है। ये परसेंटेज निकालने वाला बच्चा सब कर लेगा, मुझे ये देख ले भाई साहब, अगर तुझे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 20% W/W HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर तुझे कहीं भी ये लिखता हुआ दिख जाए कि सर एक्वस सॉल्यूशन 20% W/W HCl एक्वस सॉल्यूशन अगर दिख जाए तो सर पता है क्या करना है? तुझे पता है क्या करना है भाई साहब? इसका मीनिंग डिकोड करना है। सर डॉक्टर साहब आपको ये मीनिंग निकालना है, आपको ये मीनिंग डिकोड करना है। क्या होगा इसका मीनिंग? 20% W/W क्या मीनिंग होगा? एक मिनट ध्यान से देखना। परसेंट, एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं कि मेरे ना इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, मेरे आए थे 70%, तुम इसका मतलब क्या होगा? सर आपके 100 मार्क्स के एग्जाम में कितने आए होंगे? 70 आए होंगे, यही मीनिंग हुआ ना। लेकिन मैंने तो नहीं बोला आपको कि मेरे मार्क्स 100 थे, 100 मार्क्स का एग्जाम था, हो सकता है 50 मार्क्स का एग्जाम हो। मैंने आपको एक सिंपल सा वर्ड बोला कि मेरे इंग्लिश में एग्जाम में मेरे 70% मार्क्स आए, तो आपने अपने आप ही गेस कर लिया, अच्छा सर की इंग्लिश ना बेकार होगी, 100 में से कितने आए होंगे? 70 आए होंगे। लेकिन भाई साहब मैंने तो नहीं बताया आपको 100 का है, हो सकता है 10 का हो सकता है 50 का हो सकता है 40 का हो। यार मेरे स्कूल में हो सकता है एग्जाम अलग अलग लेवल पे हो, लेकिन तुमने कैसे सोचा कि सर के 70% मार्क्स आए, इसका मतलब 100 में से ही 70 आए? क्योंकि जब परसेंटेज की बात की जाती है तो आपके दिमाग में किसकी रेफरेंस में आती है वैल्यू? 100 के रेस्पेक्ट में। जब परसेंटेज की बात की जाती है तो आपके दिमाग में कौन सा लेवल आता है? आप सोचते किस लेवल पे? 100 के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि यार मेरा 20% पैसा गुम हो गया, तो तुम क्या सोचोगे? 20% पैसा मैंने लूज कर दिया, तो तुम क्या सोचोगे कि सर के पास 100 रुपए अगर होंगे तो उसमें से 20 रुपए क्या हो गए? सर खत्म हो गए, गंवा दिए सर ने, यही सोचोगे ना। क्यों? मैंने तो नहीं बोला मेरे पॉकेट में 100 ही रुपए, हो सकता है 500, हो सकता है लाखों, अरे कुछ भी हो सकता है ना भाई।
तो तुमने क्यों सोचा 100 के रेस्पेक्ट में? क्योंकि परसेंटेज जब डिफाइन होता है तो किसके रेस्पेक्ट में होता है? 100 के रेस्पेक्ट में। तो भाई साहब एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या था? पानी है सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी है सॉल्वेंट। अगर पानी है सॉल्वेंट, उसके अंदर HCl है। HCl का कितना है सर? इसका लाइन देखना अपने पास, ये लिख सकते हो क्या? 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत है तो बताओ कैसे लिखा? क्योंकि सर आपने परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में दिया है? मास का परसेंटेज मास के रिस्पेक्ट में। आप W/W लिख रहे हो, इसका मतलब सर मास के रिस्पेक्ट में। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना ग्राम आपका HCl है? 20 ग्राम है सर, 20 ग्राम। अब सर यहां से एक बात बताना मुझे, अगर ये लाइन समझ में आ रही है, एक बात बताना सर W2 कौन सा है? HCl है, कितना है? 20 ग्राम है। W1 कितना है सर? 80 ग्राम हो जाएगा। 20 ग्राम और ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। W2 और W1 निकाल सकते हैं सर। एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा अभी, मोलालिटी सब निकालोगे तुम इसी लाइन से। बस देख लो, मास परसेंटेज दिया हुआ है, किसी का भी मास परसेंटेज अगर दिया हुआ है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं 30% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो भैया ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं कि सर इसका मीनिंग मैं लिख सकता हूं, W2 लिख सकता हूं, W1 लिख सकता हूं सर, गिवन मास निकाल सकता हूं सॉल्यूट का, गिवन मास सॉल्वेंट का। पक्का लिख लेगा? लिख के दिखा। 30% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन। मास 30% किसका है? NaOH का है। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बेटा ये कितना होगा सर? 30 ग्राम NaOH। 30 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 30 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से कितना ग्राम अपने पास मिलेगा? 30 ग्राम। कितना है? NaOH। पक्का? कैसे? तो सर मास बाई मास है, मतलब अगर 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन, उसमें से 30 ग्राम NaOH होगा। सर सॉल्यूट कौन है? सर सॉल्यूट W2 कौन सा हो गया? 30 ग्राम। W1 कौन हो गया? 70 ग्राम। सर एंजॉय करो, क्वेश्चन करते रहो। सर ये लाइन डिकोडेड होनी चाहिए। देख लो, मास परसेंटेज आया, उसके हिसाब से सोच लो। मास परसेंटेज आया। अब कोई बोले सर एक बात बताओ, आप सर 100 ग्राम क्यों ले रहे हो? 30 ग्राम ले रहे हो, 100 सर केजी में क्यों नहीं ले रहे? बेटा केजी में ले, आंसर सेम आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता, कितने लोग केमिस्ट्री के लैब में गए हो, टंकी रखी होगी वहां पे? अब केजी में थोड़ी ना रिएक्शन होती है। 2 ग्राम 4 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में होती है, बीकर्स में होता है, बाल्टी में थोड़ी ना लेके बैठे हुए। लैब में गए हो ना, तो लैब में देखा कभी बाल्टी के टीचर बुला रहा, बेटा 1 बाल्टी पानी लेके आओ, 1 बेटा HCl लेके आओ, एक बाल्टी वो लेके आओ, पानी की टंकी में सर रिएक्शन करा रहे? ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। रिएक्शन हमेशा ग्राम और ml में चलती है चीजें। केमिस्ट्री में छोटी छोटी चीजें हैं तो वो ग्राम या ml में डिस्कस होती है। ये मत बोल देना सर यहां लिख सकता हूं, देखिए सर केजी लिख सकता हूं, वहां 100 लिख दे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बता, कौन सी जगह पे तूने इतना बड़ा लैब देखा है? एक्सेप्ट इंडस्ट्रीज को छोड़ के, वहां इंडस्ट्री में अलग कहानी होती है। लेकिन भाई लैब में थोड़ी ना तू चलता है कि मैडम लेके आ रही है कि हाँ भैया इतना बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट 100 kg का। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको पानी में डाल के देख रहे, देखो बेटा मजा आ रहा है, देखो कितना तरीके से पानी ब्लास्ट कर रहा है, ये हो रहा है, देखो कितनी हीट निकल रही है। बेटा नहीं होता, वहां क्या चलता है? बीकर। मतलब एक्चुअली क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी, होता है ना कि ठीक है हंसी में अलग बात है, लेकिन यार रियलिटी में कोई सोच सकता है बच्चा कि अरे सर आपने तो बताया ही नहीं, केजी में भी ले सकते थे, मेरी मर्जी में 100 kg का सॉल्यूशन ले भाई। लेकिन 100 kg का सॉल्यूशन तो हमेशा नॉर्मल जब कोई भी चीज पीता है, मैंगो जूस या कोई भी चीज, 100 kg थोड़ा, 1 kg थोड़ा पीता है। दवाई क्या 1 किलो लिखता है क्या कि 1 किलो? सर ऐसा है कि पैरासिटामोल का ना 1 किलो का टैबलेट लाइए, उसमें छोटा छोटा काट के खाइएगा। ऐसा नहीं होता ना भाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं 30 kg सोच रहे कि सर ऐसा कैसे आप 30 kg। अच्छा चलो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म बताता हूं, ये भी उसी का भाई है। वॉल्यूम परसेंटेज बोल दूं या फिर इसको लिख दूं V/V या फिर इसको लिख दूं बाई वॉल्यूम। सर वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब भी एग्जैक्टली इक्वल है, बस वहां मास मेजर कर रहे थे, अब की बार वॉल्यूम मेजर करोगे। वहां मास मेजर कर रहे थे, फिर वॉल्यूम मेजर करोगे। यार अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे
और सर देखो ना अपने पास, अरे देखो तो सही, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखता हूं तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इंटू क्या लिख दूंगा 100। सर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, अगर मैं सॉल्वेंट, बेटा 2 याद आ रहा है कि ऐसे ही बैठा है कि सर ये क्या है, भाई 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। तो सर V1 बाई V1 प्लस V2 इंटू क्या होगा 100। तो सर देख ले, वॉल्यूम परसेंटेज की भी बात करेगा ना तो एग्जैक्टली वही है जो तू मास परसेंटेज में निकाल रहा है। एग्जैक्टली वहां पे वॉल्यूम था, वहां मास था, यहां पे क्या हो गया बात। सर एक बात बताओ, फिर ऐसी लाइन का मतलब क्या होगा बेटा, वहां यहां मास में ले रहा ऊपर वाले में, अभी किस में लेगा, एमएल में लेगा, लीटर मत लेना भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं, टंकी में रिएक्शन ना करनी भाई अपने को। वो कॉलेज में पहुंचेंगे वहां बनाएंगे टंकी वाली सॉल्यूशन, वो अलग सॉल्यूशन है जो कॉलेज में आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी सी टंकी में अलग अलग ब्रांड की अलग अलग चीजें मिलाई जाएगी और फिर जो एमबीबीएस करने का मजा आता है ना सर, वो अलग लेवल पे चल रहा होता है, वो अलग है। वो कबीर सिंह बनना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कबीर सिंह बनना है अपने को, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई सबको वही बनना है। लेकिन हाँ ये उस मूवी में एक अच्छी बात भी थी, सबने ये तो सीख लिया कि भाई अल्कोहल पी रहा है, ये कर रहा है भाई। उस मूवी से एक चीज सीखी थी तुमने, उस मूवी में एक चीज और थी, वो बंदा इंडिया के टॉप कॉलेज में था और टॉप कॉलेज का टॉपर था वो। भैया कबीर सिंह बनना इतना मुश्किल भाई, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। वो कहानी देख के ना मुझे लगता है कि अरे भाई कबीर सिंह बन गए तो आज से हम दाढ़ी बढ़ा के ऐसे ऐसे चल रहे होंगे। अबे भाई रियलिटी है ना कि तुमने मूवीज देखी, उससे देखा होगा इतनी अल्कोहल कंजम्पशन के बाद भी वो सर्जरी बेस्ट परफेक्ट वे से कर रहा है। तू सोच ले, तो 2 दिन पढ़ाई नहीं होती, तीसरे दिन तेरा पढ़ने का मन नहीं करता। वो बंदा सोच अपने पास अलग लेवल पे चल रहा है, अलग लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अलग प्रॉब्लम चल रही है, अल्कोहल दिमाग में बोल रहा है, फिर भी वो बंदा सर्जरी परफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज सीखो, किससे, ये सीखो कि अपने एम के लिए कितना जुनून चाहिए, कितना तरीका चाहिए कि हाँ भाई कैसे मैं दिन रात अपने आप को इस तरह से बना सकता हूं। उससे ये भी सीखना है, बनो, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करने की ऑब्वियस कॉलेज लाइफ है यार, कॉलेज लाइफ नहीं एंजॉय करो तो क्या ही करोगे। लेकिन अभी नहीं, ये नहीं कि अभी से गाने सुन रहे हैं कि कैसे हुआ कब हुआ, ये सब जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना। वो कैसे हुआ वो हो जाएगा, जब जाओगे उस लेवल पहुंचोगे ना हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना कि सर सिलेक्शन के बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि सर सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कैसे हुआ कैसे होगा, ये सब नहीं, ठीक है। उसके लिए नहीं, हमें भीख नहीं मांगनी यार, हम टैलेंटेड लोग हैं, हम लेके जाएंगे सिलेक्शन, ठीक है ना। हम कबीर सिंह बनेंगे, इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप लेवल पे। सोचो ना, उस बंदे को मैंने देखा है, मतलब अलग लेवल पे, मूवी में गलत अलग लेवल चल रहा है। कॉलेज मतलब टॉपर, यहाँ टॉपर, पढ़ाई में टॉपर, फुटबॉल में अच्छा, सब जगह टॉप कर रहा है। हाँ आशिकी की तो आशिकी में भी अच्छा चल रहा है भाई, उसमें भी टॉप लेवल कर गया कांड, होता ना कि भाई उसमें भी टॉप लेवल का काम कर रहा है, ठीक है। वो ऐसा बनना है अपने को। दारू पी रहा तो दारू पीने में भी टॉप लेवल का काम कर रहा है, अल्टीमेट लेवल। तो यार अच्छी चीजें भी सीखनी है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई मतलब सिर्फ वो कर रहे, जब सुधरना शुरू करता है तो भी टॉप लेवल सुधर जाता है कि भाई सब कुछ ही बंद कर दिया, एकदम शरीफ बन जाता है, अलग लेवल पे है यार, ठीक है। गाने ये वो चीजें हमें एक्चुअली, हमारा ना थॉट प्रोसेस वैसा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा यार सही में, अब मैं बोल रहा हूं तो कितने लोग सोचा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं उसमें से पॉजिटिव चीजें क्या निकाल सकते हो आप ना, ठीक है। वो जो मूवी दिखाना चाहता है वो देख रहे हो यार, ठीक है, हर एक मूवी का मतलब यही है कि आशिकी करनी, अबे नहीं भाई, उसे सीख तो सही। डेली लाइफ में ऐसे लोग होंगे भी, रियल लाइफ में होंगे ऐसे लोग जो टॉप लेवल पे सब चीज कर रहे हैं कि सर मतलब पढ़ाई कर रहे टॉप लेवल, मेहनत कर रहे टॉप लेवल पे, सर सबसे ज्यादा तरीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे, सबसे पहले टॉप करे जा रहे एग्जाम हॉल में। सर वहां भी जब वो आदमी जब उस तरह लेवल पहुंच जाता है ना, वो बेटा जो करता है ना वो टॉप लेवल काम करता है, जो करेगा वो टॉप लेवल काम करेगा। तो भैया अपने को भी वहां तक लेके जाना है, ठीक है ना। हंसी मजाक अलग है, लेकिन हाँ अपने को भी कबीर सिंह बनने का मतलब ये नहीं कि मैं या लड़कियों को ये बोल रहा हूँ कि कबीर सिंह आप भी बनो, आप कबीर सिंह ही होता ना कि कबीरा सिंह बन सकते हो आप, ठीक है। उसका अपने क्यों, क्योंकि सर वो सबसे आइडियल पर्सन है आपके लिए अभी के टाइम पे। रीजन ये नहीं कि सिर्फ उसके हाँ भाई अरे दारू पी रहा है, नहीं यार, वो एक नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। वो उसको मत सोचो, उसका सोचो उसकी लाइफ कितनी अच्छी रही होगी, तो ऐसे ध्यान रख। चलो मैं ये बोल रहा था वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब अगर मैं कहीं बोल देता हूं, चलो भाई अब अल्कोहल की बात चली गई तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल की बात जब चली गई तो अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे। कौन जानता है आगे जाके 30 ml 40 ml कौन मिलाएगा, तो इसी के बारे में बात कर ही लेते। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि भाई साहब एक काम करते हैं, आज ना कॉलेज का सिलेक्शन हो गया है, अब यकीन हो चुका है कि अब अपना सिलेक्शन हो चुका है, तो ना अपने को C2H5OH अलग लेवल पे लेके जाता है अपने को, ठीक है।
वो आपको ही पता है, बायोलॉजिकली आपको भी कहां 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 हिट करता है वो आपको ही पता है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा लिख दूं, अगर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अभी आपकी एज नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ उसकी बॉटल पे देखो ना, उसमें परसेंटेज लिखा होता है, V/V लिखा होता है, ठीक है ना। उसकी अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे, इसकी बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है 42%, 48%। भाई साहब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा होता है। सोच पढ़ने का कितना फायदा है आपको, हर एक चीज पता चल जाती है कि अच्छा 100 ml जो लिखा है ना, उसमें से 42 ml या 48 ml ही क्या है, अल्कोहल है। भाई साहब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि सर 20 ml अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर आप सॉल्यूशन का 100 ml पी जाइए, आपको कितना अल्कोहल मिलेगा, 20 ml। कैसे सर, क्या लिखा है बगल में, V/V। मतलब भैया जो लोग अल्कोहल की बॉटल्स लेते हैं ना, उसमें अगर 1 लीटर का बॉटल है, ठीक है ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 420 ml क्या है, अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, बाकी सारा सारा मिक्सचर है। तो सर दुनिया का ज्ञान जो है केमिस्ट्री वाले ही बताते हैं, ठीक है, सारी सारी सच्चाई जो है केमिस्ट्री वाले ही बता रहे होते हैं। चलो भाई बहुत हो गया, अब इधर आते हैं। मैंने ये बोला 20 ml। अच्छा फिर कोई बोले सर लीटर में ले, भाई कहां से, कौन सी चीज में सोच रहा है, जब अल्कोहल अपने पास कंज्यूम करने जाएगा तो, या भी रिएक्शन कराएगा तो, सब जगह भाई ml से काम चलता है, लीटर्स में बात नहीं करनी होती है, ठीक है ना। लीटर्स में बात नहीं होती है कि सर 100 लीटर लेके आए पानी, उसके अंदर 20 ml क्या 20 लीटर क्या मिला रहे अल्कोहल, भाई पूरे भंडारा थोड़ा करना है अल्कोहल का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखो ना, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 30% V/V NaOH एक्वस सॉल्यूशन, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, भाई साहब अगर ऐसा लिखा हुआ है, मुझे कौन कौन बता सकता है कि इसका मीनिंग मैं क्या डिकोड करूंगा, इसका मीनिंग मैं क्या डिकोड करने वाला हूं। सर मुझे ये बता सकते हो, ये लिख सकते हो क्या, 30 ml ऑफ NaOH, 30 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर 30 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 30 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का सर परसेंटेज के रिस्पेक्ट में किसके बारे में बात की जाती है, 100 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो हमेशा 100 लेना है, लीटर्स नहीं लेना है। रीजन की केमिस्ट्री में लीटर्स का हिसाब किताब नहीं किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस में अभी के लिए हम लोग जब रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें नहीं किया जाता है। पक्का सर ये देख लो, पक्का हो जाएगा। अच्छा फिर आता है आदमी आता, देखो एक हो गया सिंपल मास बाई मास मिलाया कि हाँ सर ये मिला दिया, एक होता है अल्कोहल मिलाया 30 ml 40 ml 60 ml ऐसे मिला दिया। फिर कोई बंदा आता है वो बोलता है सर एक काम करते हैं, आइस लेते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, वैसा बना देते हैं। उसके लिए एक और टर्म होता है, 2 टर्म हो गए मेरे पास, कौन कौन से, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड तीसरा टर्म जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। बेटा मास बाई वॉल्यूम, या फिर इसी को बोल देते हैं W/V। बेटा बहुत काम की चीज है, आप डॉक्टर बनोगे ना, आप बच्चों की जब दवाइयां लिखोगे वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो लोग ना पैरास्टामोल सीधा कैप्सूल नहीं खा सकते ना वो लोग, तो उन लोगों को क्या करते हैं, हम लोग पैरास्टामोल क्या करते हैं, उसको लिक्विड सॉल्यूशन में देते हैं, मतलब वॉल्यूम मिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भाई 600 ml है या इतना है, उसके अंदर मिक्स किया जाता है। डॉक्टर बनने के बाद ये जरूरत पड़ जाती है आपको। ये चीज आप, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ना जिंदगी की सच्चाई होती है, वो हर एक जगह मिल जाती है आपको, सॉल्यूशन हर एक जगह आप बनाते रहते हो, हर एक जगह आप इंजॉय करते रहते हो। तो सर ये डॉक्टर बनने के बाद भी यूज करोगे। सर मास बाई वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि सर आपको ना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, फिर से देख बेटा, आपको बस ये लाइन का मीनिंग देखना है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं HCl एक्वस सॉल्यूशन, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से देखना, लाइन को कैसे डिकोड किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि तुम सब भी ना ये छोटे छोटे बेसिक, अभी कितना लोग लग रहा है अरे सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, अभी यही सेम चीज ना मोलारिटी में आएगी ना बेटा, उस टाइम मैं क्वेश्चन करूंगा। ये चीजें ना बहुत आसान कर देती हैं जिंदगी। रीजन कि सर इससे ना मोलारिटी सब निकालना आसान सा हो जाता है। एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, इसका मीनिंग पता है क्या हो जाता है सर, याद रखने का तरीका बताता हूं, अगर आपको बाय द वे कंफ्यूजन हो जाए। सर मास इज प्रेजेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सर मैं सीधा लिख सकता हूं 20 ग्राम HCl, 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ HCl
इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई बोले निकालते कैसे हैं, तो अगर परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम निकालना है तो इसलिए कुछ नहीं, मास ऑफ, अगर मान लो ये सॉल्यूट का निकालना है तो याद रखो कैसे फॉर्मूला होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करने वाला हूं 100। सर याद रखो भाई, तुझसे कोई भी ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा 20% W/V एक्वस सॉल्यूशन अगर दिया है, इसका मीनिंग क्या है। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास बाई वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का सर ये तीन, चौथा पार्ट देख भाई, इसी में सॉल्यूशन के अंदर अब 4 चीजें। अच्छा कुछ लोगों का ये भी था कि सर वीडियो में ना मतलब थोड़ा सा आप ब्रेक दे दिया करो, ठीक है, देख 2 चीजें हैं, ठीक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आपके तो ऑप्शन है पॉज करने का। कभी कभी क्या होता है कि यार मैं अब मुझे नहीं आइडिया ना कौन कितने टाइम में लिखेगा, ठीक है ना, ऑफलाइन में होता है तो सामने दिख जाता है ना कि ये बच्चा इस तरह लिख रहा है, इस तरह लिख रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप कहीं भी चाहोगे मुझे कंट्रोल कर सकते हो, मैं आपके सामने हूं, आप मुझे जब चाहोगे स्टॉप कर सकते हो, मेरी चाहोगे स्पीड बढ़ाने की आप बढ़ा सकते हो, चाहोगे स्लो करने की स्लो भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं उसका यूज़ करो, कुछ टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं आप उसको यूटिलाइज करना शुरू करो, ठीक है। हाँ बाकी चल रहा है ऐसा, ऐसे ज़्यादा अच्छा चलता है ना, मुझे ही पता चलता रहा, ठीक है। अब अपना बच्चा पॉज करके लिख लेगा डेफिनेशन। चलो अब चौथी चीज़ वो क्या है, तो वो होती है वॉल्यूम बाई मास। सर वो क्या होता है, वॉल्यूम बाई मास या फिर V/W। ये बहुत ऐसे अपने पास पता है सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा होता है कि आप डॉक्टर बने ये जनरली देखोगे तो लिक्विड यूज कर रहे होते हैं सॉलिड के ऊपर, तो उसमें यूज हो रहा होता है वॉल्यूम बाई मास। मीनिंग बस समझ जाना सर, अगर आपको बोला जाए ना वॉल्यूम बाई मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का, तो सर पता है क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ले लो, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लो इनटू क्या करो 100 कर दो। सर याद रखने के लिए आपको इससे कोई नहीं पूछ रहा कि ये न्यूमेरिकल निकाल के दिखाओ, आपसे जब भी कोई पूछेगा ऐसा पूछ देगा 20% V/W HCl एक्वस सॉल्यूशन। भाई साहब अभी मैं 4 लाइन लिखवाऊंगा और ये चारों टर्म्स आप कंप्लीट करके मुझे दोगे, अभी के अभी दोगे। पहले ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि वॉल्यूम इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम इज प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू मास। पक्का। तो सर ये क्या बता रहा है, सर ये बता रहा है कि 20 ml ऑफ HCl इज 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पक्का। मास वॉल्यूम, वॉल्यूम मास, वॉल्यूम वॉल्यूम मास मास, 4 टर्म्स हमने पढ़े और मुझे ना देखो उसके फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे मास परसेंटेज ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। मुझे मेरा स्टूडेंट जो हो एग्जाम हॉल में अगर दिया हुआ है ये सब लाइंस ना, तो बेटा इससे हर एक लाइन डिकोड करना, इससे हर एक लाइन निकालना सीख जाए, इससे हर एक लाइन समझना शुरू हो जाए। मैं सिर्फ 4 लाइंस लिखूंगा, देखो अभी अभी कमेंट बॉक्स में करने के लिए एक ऑप्शन देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और मैं अभी 4 लाइंस लिखता हूं, मुझे सारे स्टूडेंट से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि वो चारों के चारों लाइंस सही आ रही है। सर गलत होगा तो पीछे जाके देखना है क्यों गलत हो रहा है। अभी 4 लाइंस लिखता हूं, उसको ट्राई करेंगे सब लोग एक साथ, ट्राई करेंगे सर उसका मीनिंग डिकोड करने के लिए कि सर मैं उसका मीनिंग समझ पा रहा हूं, मैं उसका मीनिंग सोच पा रहा हूं, एग्जाम हॉल में आया तो मैं क्या समझ पाऊंगा उसको। पक्का। अरे सर लिख सकता है क्या, अरे लिखेगा भाई, मेरा स्टूडेंट तो पक्का लिख के दिखाएगा, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर यार। तुम ही लोगों के प्यार के बदौलत तो हम चल रहे हैं यार, पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये देखना अपने पास। अब मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अब भाई साहब ये मीनिंग मुझे कोई बताएगा क्या, अरे सर ये लिख के देखोगे क्या, मुझे कोई बताएगा कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, सर ये क्या बता रहे हो आप। सर ये 4 लाइंस अपने पास अगर मैं ऐसा लिख दूं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम NaOH, मुझे ना बेटा इसकी मीनिंग लिख के दिखा, जल्दी से जल्दी लाइन लिख, बता किसमें कितना प्रेजेंट है। अरे चुपके से बता भाई, कमेंट बॉक्स तेरे सामने पड़ा है। सर ये चारों लाइंस में सर ये सारे इक्वल लग रहे हैं क्या भाई, कोई ऐसा तो नहीं कि सर अरे सर ये तो सब इक्वल ही तो है, NaOH ही तो है। अरे नहीं यार ऐसे मत बोला करो
ये देखो, अरे डॉक्टर बनने के बाद एक लाइन से देखो जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। सर एक लाइन से आपकी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी ये देख लो। अरे भैया जल्दी, क्या बात करते हो यार, लिख के दिखाओ। ये 4 लाइंस का मीनिंग लिख के दिखाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ये चारों के चारों कितने लोगों के सही हो रहे। आराम से सोचो इसका मीनिंग क्या होगा, कौन किस में प्रेजेंट है। मास बाई मास है, मास विथ रिस्पेक्ट टू मास। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू मास। पक्का 4 लाइंस लिख के देख, 4 लाइंस लिख के देख, वीडियो पॉज कर, लेकर ट्राई कर। मैं आंसर लिखता हूं, मुझे बताना है आज, मुझे कमेंट बॉक्स में भरना है। मैं बार बार बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि बेटा तू ना इंटरेक्टिव बन। देख ऑनलाइन में यही एक ऑप्शन है, तो अपने पास इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा जबरदस्त वाला कि अरे सर बस सिलेक्शन के बस पास है, हर एक दिन ना ऐसा लगे कि यार बस बोलते लाइफ फुलेस्ट लाइफ पे जी रहे। आज स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बनाते हैं, आज स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा मेरा आज। सर वो कैसे, तो वो तू करके दिखाएगा। मुझे चाहिए तेरे सारे कमेंट चाहिए मुझे ये देख भाई, ये लिख सकता है क्या 15 ग्राम ऑफ NaOH, 15 ग्राम ऑफ NaOH। अरे कितना डिफिकल्ट है सर, हर लिख के देख रहे, देखो देखो देखो। अरे सर 15 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सर 15 ml 15 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट है, 15 ml ऑफ NaOH इज 15 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 15 ml of NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। भाई साहब, अरे भाई साहब आप देख लो सर 15% मास बाई वॉल्यूम, 15% मास बाई वॉल्यूम, 15 ग्राम NaOH, 15 ग्राम NaOH is present in सर is present in कितना हो जाएगा 100 ml of solution is present in 100 ml of solution। और 15 ml of NaOH, 15 ml of NaOH is present in 15 ml of NaOH is present in 100 ग्राम of solution। बेटा ये 4 लाइंस जिसकी इसकी सही है ना, लिख के देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तेरा है, क्योंकि देख बहुत दिनों से इजी चल रही है चीजें। किस दिन अच्छा क्वेश्चन आया ना, इसके ऊपर तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, तगड़ा क्वेश्चन बनेगा और तू ही रैंकर है। तुमसे ही रैंक की उम्मीद की जा रही है, तो तुम ही करके दिखाओगे। ये सारा बेसिक्स ना, मुझसे बहुत सारे लोग, अभी तो कुछ लोग इंस्टाग्राम पे इन सब कहीं मैसेज करते रहते, कुछ लोगों का मैं बता रहा हूं अपने पास। भाई रियल एडवाइस यही है। आज मैं कुछ लोगों का देख रहा था, देखो ठीक है आप जहां से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी चैट में दिख रहा है या कभी कमेंट बॉक्स में दिख जाता है, वहां कम्युनिकेशन जहां भी हो रहा है ना, सबको यही बोलता हूं मैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बढ़ा। अगर ये लाइन देख कहने में कितना आसान सा है ना, लेकिन कितने लोगों ने लिखा होगा उसमें से 1-2 गलत हो गया होगा। क्यों? क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास। किसके रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आप देख लो। सर ये 4 लाइंस विदिन सेकंड लिख के देख लो। पक्का जिन लोगों से गलत हुआ है, 4 में 4 नहीं सही हुए, एक काम करना, फिर से इसको किसी पेज पे लिखो, दोबारा ट्राई करो, जब तक चारों के चारों सही ना हो जाए, जब तक ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या आ गया, 4 चीजें आ गई, मास बाई परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास। याद रखना बेटा, सॉल्यूशन में मैं सब कुछ पूछूंगा, ये सारा हिसाब किताब करूंगा। और मैं क्या ही तुम्हें यार, मैं बहुत पॉजिटिव हूं तेरे बारे में यार, सबके मैं सही बता रहा हूं। मैं बहुत सारे लोगों का, मैं ऐसा नहीं जो कमेंट नहीं कर रहा उसको सोचे कि अरे मैं तो कमेंट करता ही नहीं, आलस आता है कौन ही करे, तो मतलब सर मेरे नहीं, सबके बारे में मैं बार बार बोलता हूं कि यार तुम, सीधी सी बात है ना यार, 2 घंटा सोच रहा है, ये इमेजिन करना, ये लाइफ एंजॉय करना कि सर मतलब आप दुनिया की इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है आपके पास और उसमें से आप अपनी लाइफ को इतना फोकस करके काम कर रहे हो, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मतलब ठीक है यार, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन जो डेडिकेशन तुम दिखा रहे हो ना, जितना कमेंट बॉक्स में मैं दिखता हूँ, जितना मैं देखता हूँ, कुछ मैसेज में दिखता हूँ, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि यार आप सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है ना, तो ट्राई करते हैं यार, अगली बार अपना सिलेक्शन सिक्योर करके जाएंगे। और यहां से क्वेश्चन जब बनेगा ना, अभी तो क्वेश्चन इजी आ रहा है ठीक है, लेकिन जब ट्विस्टेड कुछ आएगा ना, यहीं से आएगा, मैं बता रहा हूँ।
पक्का। अच्छा चलो इसका यूज देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से मेरे पास 4 हो गए। कौन कौन से? मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। ठीक है, अब इनका मीनिंग हो गया। अब सर यूज करते हैं अगला टर्म मेरे पास कौन सा आएगा सर, ये देखोगे सर खजाने का पहला क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कौन निकाल के दिखाएगा? मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। सर निकाल के दिखा दे यार प्लीज, जल्दी कर भाई, जल्दी खत्म कर इसको। कौन निकालेगा? कितना जल्दी निकालेगा सर? टाइम बता देगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है? बोल रहा है 10 ग्राम ग्लूकोज है सर, 10 ग्राम ग्लूकोज है। किसमें डिसॉल्व कर दिया? 150 ग्राम पानी के साथ। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है भाई साहब। इससे इजी क्या ही होगा? मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। सर क्या होगा? 0 से 0, 100 बाई 16 सर 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग इज नथिंग 2.5। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, क्यों? क्योंकि 16 का टेबल आता है, 16 6 96 होता है। 96 के आसपास कौन सा है? 6 के आसपास कौन सा आंसर है? वो है। मैं सीधा सीधा आंसर टिक करता हूं। मैं बार बार तुम्हें ही बोल रहा हूं कैलकुलेशन नहीं करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा मिथ है भाई। कैलकुलेशन पूरा पूरा परफेक्ट नहीं करना होता। आपका आंसर आ गया ना, आप कुछ और करके चेक कर, कैलकुलेटर यूज करके देखो, तब भी आपका यही आंसर आएगा। कुछ लोगों को लगता है सर 16 का टेबल नहीं आता, 8 का तो आता होगा भाई, 50/8 तो कर ही सकता है। अब देख ले 6 पॉइंट समथिंग आएगा, वही होगा आंसर, पक्का। अच्छा सर मुझे बताओ, अपने पास मास परसेंटेज आ गया। अब मास परसेंटेज के बाद बेटा सबसे अच्छी चीज में से एक है मोल फ्रैक्शन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का फिफ्थ बता रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट आपको। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने मोल फ्रैक्शन पे आते। मोल फ्रैक्शन को बेटा ऐसे लिखते हैं, एक्स की तरह लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं हम लोग काई की तरह। प्रोनाउंस्ड एज काई, CHI। हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, काई। सर काई की तरह प्रोनाउंस करते हैं। काई मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? 5वां टर्म है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 4 तो परसेंटेज वाले थे तो आसान से हो गए। फ्रैक्शन का टर्म क्या होता है? फ्रैक्शन देख बेटा, अगर मैं बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कहानी को। अगर मैं बोलता हूं मेरे 50 मार्क्स के एग्जाम हुए, मेरा एग्जाम हुआ 50 मार्क्स का, मेरे आए 30 मार्क्स। मेरे आए कितने? 30। 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 30 आए। मैं बोलूं परसेंटेज निकालो मेरे मार्क्स का, मेरे कितने मार्क्स सारे परसेंटेज निकालो। तुम क्या करोगे? सर क्या है? 30 डिवाइड बाई टोटल 50 इंटू क्या करोगे? 100। ऐसे ही निकालोगे ना, यही होने वाला है। अच्छा मैं बोलूं यार मुझे ना परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे ना फ्रैक्शन में बताओ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि सर आपके मार्क्स डिवाइड बाय टोटल। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई करना 100 से। फ्रैक्शन मतलब आप किसी के रिस्पेक्ट में, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में। फ्रैक्शन मतलब किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। मतलब अपने मार्क्स डिवाइड बाय टोटल कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन का मतलब मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होती है। परसेंटेज का मतलब मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। अभी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 ऐसे चलेगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर सर मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो ये होती है यूनिटलेस क्वांटिटी। ये पहली चीज होती है यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू या तो 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1 तक जाएगी, मैक्सिमम 1 तक जाएगी। अब सर व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की तो इट इज द रेशियो ऑफ moles of one component, ratio of moles of one component to total moles, ratio of moles of one component to the total moles in a solution। बस आपके अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एक सिंपल चीज बताओ, मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। मान लो मेरे पास 2 लोग हैं, ए और बी है, ए और बी है। किसने बोला सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Na। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? Nb। ये Na और Nb दिए हुए हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? सर Na अपॉन Na प्लस Nb लिख सकता हूं, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb लिख सकता हूं, देख लो।
सर ध्यान से देखना अपने बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। यहां पे दो कंक्लूजन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना अपने पास। सर मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी करोगे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो सर क्या होने वाला है, Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB, यहां पे NB अपॉन Na प्लस NB। और सर देखोगे तो यहां पे काई ए प्लस काई बी की वैल्यू, सर अगर ये नीचे वाला एलसीएम सेम हो गया तो यहां पे आपको आ जाएगा Na प्लस NB, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके मोल फ्रैक्शन, अगर दो लोग हैं तो दो लोगों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन, दो ही लोग अगर हैं आपके पास तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, ये वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों नहीं जाती, क्यों? क्योंकि सर आपके मोल्स डिवाइड बाय आपकी जो क्वांटिटी उससे ज्यादा ही क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो ना, आप जो ऊपर हो उससे ज्यादा वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे, अगर ऊपर 50 है नीचे 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कमी आएगी ना। तो सर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, पक्का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। ए और बी दो लोग अगर हैं तो उनमें दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सर काई ए इज Na अपॉन Na प्लस NB, थोड़ा ध्यान से देखना, काई बी इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB, या फिर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस काई ए। ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं काई ए अपॉन काई बी का रेशियो निकाल दूं तो सर क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस NB, काई ए अपॉन काई बी का अगर रेशियो निकालने जाऊं बेटा तो थोड़ा ध्यान से देखना, Na प्लस NB ये हुआ डिवाइडेड बाई NB अपॉन Na प्लस NB, और सर ये देखना ध्यान से, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, Na अपॉन NB हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके रेशियो के इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में बात करूंगा फिर से तुम फंसोगे, इसलिए बोल रहा हूं। मोल फ्रैक्शन अगर दो लोग हैं तो उनका सम कितना होगा, 1, उनका रेशियो किसके इक्वल होगा, मोल्स के रेशियो के इक्वल। याद रखना मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके रेशियो के इक्वल होता है, मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है बेटा, फिर से रिपीट कर, मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है, मोल्स के रेशियो के इक्वल होता है। अगर तुझे कहीं पे लिखा हुआ एग्जाम हॉल में कि सर सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो सर आप लिख सकते हो कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं क्या मैं, पक्का। अगर किसी ने बोला कि सर मैं ये भी तो लिख सकता हूं, यस आप लिख सकते हो भाई साहब, आपको कोई रोक नहीं सकता ये सब, क्योंकि आपके पास दो ही लोगों का सॉल्यूशन है और दो लोगों के सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 1 के इक्वल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर तेरा 0.3 दिया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा भाई साहब, बता सकता है क्या? अगर मान ले ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा सर, 1 माइनस 0.3 एंड दैट विल बी 0.7, 1 माइनस 0.3 एंड दैट विल बी 0.7। सर याद रख, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाएगी। सर ये यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज मोल बाय मोल हो रहा है, यूनिटलेस हो गया। दूसरी चीज सर इसका रेशियो मोल्स का रेशियो होता है, और अगर दो लोग हैं तो उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। पक्का हो जाएगा सर, यहां तक क्लियर है। अब तुझे एक चीज ऐसी बताने वाला, पहले एक क्वेश्चन कराता हूं फिर एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, तो सोचेगा अरे यार उल्टा भी तो सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं। सोचने का एंगल अपने को हमेशा, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी के कमेंट में पढ़ रहा था वो ये डायलॉग रिपीट कर रहा होता है। देख हर एक टीचर का अपना अपना डायलॉग है, मैं बार बोलता हूं कि आपको कि सोचने का एंगल बदलो, सिलेक्शन पक्का होगा। सोचने का एंगल बदलोगे ना तो आपका क्वेश्चन देखने का तरीका बदलेगा, आप उसको अटेम्प्ट करने का तरीका बदलोगे कि यार हाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग ले रहे हैं सर ये तो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको भी एक और चीज बताने वाला हूं, आप उसको देखोगे लगेगा अरे यार ये इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मैं अभी आज की क्लास में और कल की क्लास में जब यूज करूंगा ना, बहुत सारे लोग ना बेहोश हो जाएंगे, भाई सर ये कैसे आया, उस टाइम बोलूंगा कि ये देखो भाई साहब, पक्का। अच्छा
सर मैं क्या बताने वाला हूं, मान लो ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पूछ रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज है 180 ग्राम पानी के अंदर, 18 ग्राम ग्लूकोज है 180 ग्राम पानी के अंदर, बताओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको आता है, ग्लूकोज की चीजें आपको आती हैं। भाई साहब जल्दी से जल्दी करके दिखा सकता है क्या? अरे निकालेगा क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर भर दे भाई साहब, करेक्ट आएगा तो भी भरना है, सोचा मत कर, कंजूसी नहीं करनी है। ये अपना दरबार है, अपने दरबार में लगे रहे, ठीक है ना। हमें पता है कि फल मिलना क्या है, ये सारे छोटे छोटे कमेंट से मिलना क्या है, सिलेक्शन, ठीक है, रैंक, कॉलेज, लाइफ, सारी चीजें कनेक्टेड है भाई साहब। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत कनेक्टेड है। चल देख भाई क्या आएगा। तो सर एक काम करते हैं, पहले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालूंगा 80/180, कितना आ जाएगा 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल देता हूं, वाटर निकालूंगा कितना आ जाएगा 180/18, कितना आ जाएगा 10। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बोला गया है, तो सर इसका मतलब ग्लूकोज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 0.1 10.1 1/101। अगर कोई बोलता कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी निकाल के दिखाओ तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कर देता, और देख लो 1 माइनस 1/101 अगर सॉल्व करता तो 100/101 आ जाएगा। तो देख लो भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते थे, श्योर हो। तो इस तरह की चीजें अब देख लो कैसे कैसे अटेम्प्ट करनी है। पक्का भाई साहब ग्लूकोज का मोल परसेंटेज निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। अब तुझे मैं एक चीज बताने वाला हूं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं ना तो बोलते हैं ऑफलाइन में बताते रहते हैं अरे सर ये वाला तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। मोल फ्रैक्शन तुझे निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो क्या करते हो, अपने मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। लेकिन अगर मान लो किसी ने कुछ उल्टा दे दिया तो चलो देखो, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 0.2। सर कितने मोल्स होंगे, कितने अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा मुझे बताओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सब लोग निकाल देंगे, अरे सर ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, कितना हो जाएगा 0.8। लेकिन एक बात बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन से ना आप कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। आप कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है ना, आप वो बता सकते हो। पता है कैसे? अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन में तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे, अभी मैं इसके अभी अच्छा क्वेश्चन दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप खुद सोचोगे अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कभी उल्टा वाला पूछ दिया तो। और सिंपल सी बात है सोचने का, देखो कॉन्सेप्ट वही रहता है। एनसीईआरटी देखो एनसीईआरटी सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, वो ना सिर्फ लाइन लिख देते हैं कि हाँ बेटा तू सोचता रहे, उल्टा देखो सिलेबस में तो है हो ही गया ना। मोल फ्रैक्शन लिखा तो मैं तो किसी तरह से पूछ सकता हूं ना आपसे। अब देखो ध्यान से, सर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? एक सिंपल सी बात बताना कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइड बाई n टोटल, और ये किसके इक्वल दिख रहा है? 2/10 के इक्वल दिख रहा है क्या? 0.2 को लिख सकते हो 2/10। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको पढ़ने का तरीका ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अगर 10 हैं तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स हैं। कैसे? अरे सर आप नहीं तो पढ़ सकते हो ना इसको, टोटल मोल्स अगर 10 हैं तो सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे? 2। सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे? 2। अच्छा सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन 10 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन 10 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इसके 10 मोल के सॉल्यूशन में, सर अगर 10 मोल के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखूंगा तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखूंगा कितना आएगा? 2 आएगा। और सर सॉल्वेंट कितना होगा? तो सर 8 होगा। तुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये ले भाई, सॉल्वेंट कितना है? 8/10 है क्या? 10 मोल टोटल सॉल्यूशन में सर 2 मोल्स कौन है? सॉल्यूट है। 8 मोल कौन है? सॉल्वेंट है। बेटा अगर अब क्वेश्चन पूछना चाहता तो मैं ये भी पूछ सकता था 10 मोल में इसका कितना है? सॉल्यूट का 2 और सॉल्वेंट कितना है? 8। अगर मैं ये दे देता इसी क्वेश्चन में, अगर मैं स्मार्टली गेम कर देता, मैं बोल देता कैलकुलेट। अब देखना ध्यान से, सर क्वेश्चन अगर सही से पूछा जाए, एंगल देख कैसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 50 mole solution, 50 mole solution having mole fraction of solute is equals to 0.2।
0.2 सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सर 10 मोल में से, इसका मतलब देख बेटा, अब यही क्वेश्चन तुझे एग्जाम हॉल में मिलता ना, तो कैसे अटेम्प्ट करता? सर देख ले क्वेश्चन को, तरीका देख। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर 0.2 है, इसका मतलब कि सर 2/10 और 10 मोल में 2 मोल किसका है? मैं लिख सकता हूं कि सर 10 मोल सॉल्यूशन में, 10 मोल सॉल्यूशन में, 10 मोल सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 है। सर एक बात बताना, एक मोल में कितना हो जाएगा? 2/10, और इसीलिए 50 मोल में कितना हो जाएगा? सर 2/10 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 10 मोल किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का। सर ये क्वेश्चन तू सोच, अभी इस कॉन्सेप्ट से पहले एक बार सोच के देखना कि ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछता तुम क्या सोच पाते। रिवर्स सोचना जरूरी है सर। अगर आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ भी दिया जाए ना, सर ये सोच लो कैसे आया। तो सर एक बात बताओ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बताता है? अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल। अपने मोल्स अगर 2 लोगे तो सर टोटल मोल्स कितने होंगे? 10। सर आपको किसने बताया 10 ही लेना है? क्यों? क्योंकि सर पॉइंट देख के, मैं वैल्यूज देख के डिसाइड कर रहा हूं। अगर मुझसे किसने बोल दिया, एक मिनट देखना थोड़ा सा, किसी को लगता है तो एक बार और सोचते हैं, एक बार और सोचते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है अगर 0.25 है, पहली बात बेटा सॉल्वेंट कितना होगा? फटाफट बता, सॉल्वेंट कितना होगा? 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 क्या हो जाएगा? 0.75, 0.75। और ध्यान से बेटा, ये ध्यान से देखियो अपने पास। अब तू खुद से सोच, खुद से सोच, देख ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है तू? क्या बोलना चाह रहा है तू? कि सर 100 मोल का सॉल्यूशन लोगे, अगर 100 मोल का सॉल्यूशन लोगे, नीचे वाला नंबर क्या था मोल फ्रैक्शन का? नंबर टोटल मोल्स, यही था ना। तो सर अगर 100 मोल का सॉल्यूशन लोगे तो उसमें कितने मोल सॉल्यूट के होंगे? 25। पक्का 100 मोल अगर सॉल्यूट, कैसे पता? अरे सर ये नंबर यही तो था, N2/N टोटल। तो सर उल्टा लिख सकता हूं कि सर 100 मोल का सॉल्यूशन अगर लूंगा, अगर 100 मोल का सॉल्यूशन लूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? 25। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बस हो गया, इतना ही करना है भाई साहब। उल्टा सोचना शुरू कर दो, अब उल्टा सोचना शुरू कर दो। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके केस में मोल फ्रैक्शन से आप कैसे कंपोजिशन निकाल सकते हो सामने वाले। सर अच्छा कोई बोले सर आपको कैसे पता चल रहा? अबे डेसिमल हटा के देख लेना भाई, डेसिमल हटा के देख ले। अरे सर कहीं ऐसा दे दिया तो, अरे सर, अरे देख यार, तेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा ना मैं सब डिस्कस करने को तैयार हूं। किसी ने ऐसा दे दिया तो मैं तब भी बता सकता हूं, सॉरी ज्यादा ही दे दिया, लेकिन 5/3/8 कर देता हूं ना, सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 3/8 ऐसा दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 3/8 दिया है, बता भाई कितना होगा? चल भाई जल्दी से जल्दी लिख, क्या होगा? क्या होगा? सर इसका मतलब क्या है? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना है? टोटल। सर इसका मतलब ये लिख सकता हूं क्या कि सर इसका मतलब क्या होगा कि सर 8 मोल सॉल्यूशन में, 8 मोल का अगर सॉल्यूशन है तो सर उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 3 मोल होगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो सर वो कितना हो जाएगा? 8 मोल होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 3 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सर यार क्या हो रहा है? टोटल सर अरे क्या हो गया यार? देख रहे हो थोड़ा सा ना ऐसे गलतियां होती रहती हैं। चलो तो 3 और 5 लिख सकता हूं पक्का। सर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन की चीजें कर लोगे, श्योर हो? तो मैंने क्या बोला अभी तक? 4-5 चीजें हो गई, मास बाई मास, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, ये 4। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल फ्रैक्शन के बाद सर, मोल फ्रैक्शन करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ना सर बोलते हैं सर मास फ्रैक्शन निकाल ले। तो अरे निकाल ले भाई, क्या जा रहा है? मास फ्रैक्शन क्या है? मास फ्रैक्शन इज नथिंग। मोल फ्रैक्शन और मास, कोई भी जिंदगी में फ्रैक्शन बोल देना तो मतलब कुछ नहीं, अपना डिवाइड बाय टोटल, अपना डिवाइड बाय टोटल। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि सर मास फ्रैक्शन अगर मान लो ये 2 लोग दिए हुए हैं, अगर ये 2 लोग दिए हुए हैं A प्लस B, तो सर मास फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास। हो गया।
सर मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, सो मास फ्रैक्शन ऑफ बी भी देखोगे तो मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे, किसके इक्वल हो जाएगा, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। दो ही लोग हैं, दो ही लोग। सर एक चीज और है इसके बीच में कॉमन, सर मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता था 1, मास फ्रैक्शन का भी सम करके देखोगे, अगर आप देखो मास फ्रैक्शन का सम करके तो मास फ्रैक्शन का सम क्या आ जाएगा, अगर a प्लस बी का मास फ्रैक्शन ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। मास फ्रैक्शन ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। पक्का। अच्छा किसी ने बोला कि सर मास परसेंटेज बताइएगा। मास परसेंटेज भाई साहब बताएंगे कितना होगा। सर परसेंटेज निकालने के लिए तुम क्या करते थे, याद करो, परसेंटेज निकालने के लिए अपना डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 यही करते थे ना। तो सर मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये लिख सकता हूं क्या, मास फ्रैक्शन इनटू क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं। देख बेटा ये छोटे छोटे रिलेशंस, ये छोटी छोटी चीजें कैसे याद रखनी है, किस तरह सोचना है। मास पर फ्रैक्शन बोले तो सर मास फ्रैक्शन अपना मास डिवाइड बाय टोटल, मास परसेंटेज बोले तो कुछ नहीं, मास फ्रैक्शन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही निकालता था ना परसेंटेज के लिए, थोड़ी देर पहले देख फॉर्मूला यही तो था, अपना डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, यही था ना। पक्का। अच्छा अब किसी दिमाग में है सर अब एक बात बताओ मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे। चलो इसको पीछे ऐड कर देते। किसी ने बोला कि सर मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सर किसी ने बोला मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं भाई साहब, मोल परसेंटेज के लिए भी आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। सर ये चीजें ऐड कर दो अपने नोट्स में, ये चीजें दिमाग में रख लो। परसेंटेज निकालने के लिए नथिंग, जो परसेंटेज निकालते हैं वो लोग कुछ नहीं, फ्रैक्शन कोई किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। फ्रैक्शन कोई किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 100 से। पक्का सर मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर किसने बोला सर मोल मास सबकी बात चल रही है, वॉल्यूम को कौन पूछेगा, भाई पूछेंगे ना, हम कर देंगे यार, तो क्यों टेंशन ले रहा है। मास फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, 7वां नंबर। अब हम लोग काम करते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी लिख ही लेते हैं। वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी कुछ नहीं, अगर दो लोग हैं ए और बी है तो अब तू खुद समझदार है, अब चीजें खुद ही सोच लेगा क्या होगा। तो सर वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर ए का निकालने जाओगे, सर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अगर ए निकालने जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने जाओगे तो सर वो भी किसके इक्वल होगा, अगर बी का निकालने जाएंगे तो सर वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और सर वॉल्यूम फ्रैक्शन का सम करोगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल। और लास्ट वन, अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू किसके इक्वल, 100 के इक्वल होगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पक्का। ये देख लो सर, अब ये तीन चीजें मैंने 4 क्या बताई अपने पास कॉमन चीज, 4 क्या बताई थी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास। 3 क्या बता दिया, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इन तीनों फ्रैक्शन में एक सम। अच्छा ये सब यूनिटलेस हैं, जितनी चीजें मिल रही है ना ये सब यूनिटलेस हैं भाई साहब। क्यों, क्योंकि मास बाय मास, सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा बेटा, यूनिट डायमेंशन तू पढ़ चुका है, तुझे भी पता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, यूनिटलेस होता है। पक्का। सर देख लो आज अपने पास चीजें देखो कैसे कैसे कर रहे, किस तरह से सोच रहे। थोड़ा थ्योरी है लेकिन हाँ करनी पड़ेगी, अभी करोगे फिर सॉल्यूशन में आएगा, फिर रेडॉक्स रिएक्शन में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सब आएंगी चीजें। अरे सर सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन होगा यही से, ठीक है ना। तो ये डिसाइड अपने को करना है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह चीज़ सोच रहे हैं। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, अरे सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अबे बेटा ये भी तो सोच कि आपके लिए हम भी तो खड़े हैं ना, तो आप भी साथ साथ खड़े रहो। ये मत सोचो अरे सर 2 घंटे की क्लास हो रही है, अरे भाई तो 2 घंटे तेरे लिए तो हो रहा है, किसी और के लिए थोड़ा ना हो रहा है। आज तो थक जाएगा तो अभी कैसे, अभी तो सफर शुरुआत हुई है। कितने लोग तो ऐसे मैसेज करते रहे इंस्टाग्राम पे, सर कुछ और बुक्स बताओ। अरे भाई यही करते चल, साथ साथ में करता चल, डीपीपी मिलेगा उसको करता चल। पक्का। चलो अब देखो मेरे पास वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज और है, जितने लोगों को लग रहा है ये मतलब ये सारी चीजें इसके क्वेश्चंस डीपीपीज मॉड्यूल्स में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे कहीं पे कुछ अलग मिलता है तो उसको लेके टेंशन मत लो। मॉड्यूल में कर रहे हो जैसे इक्विवेलेंट मास मिल गया तो उसको लेके अभी नहीं डाउट करना। तो इक्विवेलेंट मास मैंने बोला आपको मिल जाएगा, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन में आप रेडॉक्स रिएक्शन करते हो एन फैक्टर ज्यादा अच्छे से निकालते हो। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फिर वो जाके उधर बताना पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसको भी अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं। एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं दिया इसलिए
इसलिए हम उसको अभी भी अवॉइड कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में जाएंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे, वहां मिल जाएगा आपको इन्फेक्टर, टेंशन मत लीजिए, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसा मत सोचना अरे सर ये छोड़ दिया, इसलिए इसको ये चैप्टर बेसिक्स है तो बेसिक्स करके और स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर चैप्टर्स आएंगे ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मजे में आएंगे, सब कुछ करेंगे। आपका जब फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा ना, तो मैं चाहता हूं जिस दिन फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होगा ना, उस दिन मैं कमेंट बॉक्स में लिखवाऊंगा कि सर जो शुरुआत का डाउट था ना, आज तक अपने पास सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक जो डाउट्स अगर मन में कभी आए भी थे ना, वो लास्ट सेशन तक आते आते फिनिश हो चुका है। ठीक है ना, ये मैं चाहता हूं और वो तुम करके देखोगे। चलो अब मुझे मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन सब कुछ आ गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन आ गया। सर ये फ्रैक्शन की बातें करके ना मैं थक गया सर, ये मतलब ठीक है परसेंटेज 100, वो सर वो मास बाई मास था, परसेंटेज था 100 ले रहे थे सर, इधर ये था, ऑब्वियसली दिमाग थक गया तुम्हारा। तो अब एक काम करते हैं, कुछ नई चीज ले लेते हैं। नई चीज क्या होती है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है मेरे पास सॉल्यूशन को एक और तरीके से मेजर कर सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक और तरीका होता है और उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एस से। स्ट्रेंथ इज नथिंग, थोड़ा ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कौन सा नंबर हो गया, 8th नंबर हो गया ना शायद, हाँ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो सर इट रिप्रेजेंट्स, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इट रिप्रेजेंट्स, अगर ये बात करा जाए तो इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 लीटर या 1000 ml ऑफ 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब कुछ नहीं कि सर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि सर सीधी सी बात है, अगर मैं स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखूंगा तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इन लीटर्स। सर ये क्या हो जाएगा ग्राम में और ये क्या हो जाएगा लीटर्स में। सर ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा। स्ट्रेंथ का यूनिट निकालना चाहो यहीं से यूनिट निकल के आ जाएगी और वो क्या होगी, ग्राम पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर। पक्का देख ले भाई सारे क्वेश्चन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कहीं बोलता हूं कि स्ट्रेंथ दिया हुआ है किसी सॉल्यूशन का, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास भाई साहब, स्ट्रेंथ ऑफ ऐसा लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, अगर ये लिखा हुआ है कि सर 3 ग्राम पर लीटर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग पहले प्लीज सोचो। स्ट्रेंथ ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होने वाला है, इसको क्या डिकोड करोगे, क्या समझोगे, इससे क्या समझने वाले हो, कैसा सोचने वाले हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 ग्राम पर लीटर अगर लिखा हुआ है तो सर इससे क्या सोचने वाले हो, किस तरह से चीजें सोचने वाले हो। मैं इसको बता सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस लाइन का मीनिंग ऐसा लिख सकता हूं कि इसका मतलब सर 3 ग्राम HCl, 3 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन सर 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का 3 ग्राम HCl प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर या 1000 ml में सॉल्यूशन में। याद रखना यहाँ पे हमेशा जब भी हम लीटर से या 1 लीटर लिखेंगे तो मतलब 1000 ml। पक्का ये हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि सॉल्यूट इज प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पक्का हो जाएगा। मान लो किसने क्वेश्चन दे दिया, किसने बोला नहीं सर क्वेश्चन दिया हो तो ऐसा निकालने को बोला जाए तो कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन if 10 gram of glucose is dissolved in 10 gram of glucose is dissolved in 100 gram of 100 ml of, ऐसा लिख दिया जाए तो 100 ml of solution। अगर ऐसा लिख दिया जाए 100 ml of solution, ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए कैसे होगा, किस तरह से निकल के आएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैसा निकल के आएगा भाई साहब, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है। शुरू हो जाओ, कितना आएगा, कैसा आएगा। अगर मुझसे कोई ने बोल दिया कि सर ये निकाल के दिखाओ, तो ये कैसे निकालोगे, ये करके दिखाओ। हाँ ये करके दिखाओ कैसा आएगा, निकालो भाई साहब।
कितना आएगा स्ट्रेंथ की वैल्यू? सर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? तो स्ट्रेंथ इज नथिंग मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है। अब यहाँ पे एक गलती हो जाती है, कुछ लोग क्या करते हैं इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन में दोनों दिया होता है। बेटा 100 ml से डिवाइड नहीं करोगे, आपको 100 ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर इसीलिए मेरा आंसर 10 × 1000 अपॉन सर कितना आ जाएगा? 100। सर ये कितना आ गया? 100 ग्राम पर लीटर आ गया। सर देख लो, स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या बोला मैंने? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है किस में? लीटर्स में लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर्स में लेना है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ की बात जब की जाएगी आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे। स्ट्रेंथ मतलब ये हो रहा होगा पक्का। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग ग्राम पर लीटर, और कितना हो जाएगा? 100 ग्राम पर लीटर। श्योर हो? पक्का। चलो, स्ट्रेंथ बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि इसके बाद देखो 1 लीटर में इतना ग्राम, ये सब ना नॉर्मल आदमी, देखो अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं ना नॉर्मल आदमी भी समझ सकता है। जैसे परसेंटेज हुआ तो परसेंटेज नॉर्मल आदमी समझ जाता है। अगर मैं बोलता हूँ 25% इसमें पैरासिटामोल है तो समझ जाएगा कि अरे इसका मतलब 100 ग्राम कैप्सूल होगा तो 25 ग्राम होगा। ये नॉर्मल आदमी भी समझ जाएगा। यार हम लोग केमिस्ट्री वाले, हम ना ऐसे नॉर्मल बातें नहीं करते। डॉक्टर वाले ने बोला ना, आप कभी दवाई सीधा नहीं लिखते हो। यार पता होता है कि डिस्प्रिन लिखनी, लेकिन क्यों लिखें? ठीक है ना, ऐसा नाम लिख दो, ऐसे तगड़ा सा। कफ सिरप लिखना है, क्यों लिखें? हम क्यों बोले विक्स की गोली खाओ, ठीक है, दूर खिसखिस दूर भगाओ? ऐसा नहीं करते हम डॉक्टर्स। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ऐसे घसीट के लिख देते हैं, हाँ जाके समझता रहे, पेशेंट देख रहा होता है लिखा क्या है। सिमिलरली हमें क्या है यहाँ पे यार ग्राम। अब जैसे मैं घर वालों को भी बताऊंगा ना, अगर पापा को बताऊं कि 1 लीटर में 100 ग्राम ग्लूकोज है, उनको मजा नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं को अगर एक बार बोल दो ना 1 लीटर में 2 मोल्स हैं, अब वो सोचेंगे भाई क्या कैसी बातें कर रहा है मेरा बेटा, ऐसा तो दिमाग में कहीं खराब हो रखा है इसका कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है। वो चीज़ें अपने पास थोड़ा सा अलग बना देती हैं। और हम केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस है, हमें यार ग्राम में मोल्स में बात करने में मोल्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम्स। पक्का। तो इसीलिए हम लोग अब जो लेते हैं ना अपने पास, अब हम लोग जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 2 भाई आते हैं एक साथ, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा कैपिटल एम होता है, एक छोटा एम होता है। दोनों एक ही घर के भाई हैं, बस दोनों का मेजर करने का तरीका अलग अलग है। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक बड़े मियाँ है, एक छोटे मियाँ है। अब बड़े मियाँ क्या बोलते हैं, बड़े मियाँ को पहले पढ़ेंगे ताकि छोटे मियाँ बहुत आसान हो जाएंगे उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बड़े मियाँ सबसे ज्यादा परेशान करते, सबसे ज्यादा परेशान करते बड़े मियाँ। ठीक है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। मैंने बोला ना, इस बार आप पेपर को एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा। आप अगर 2020 का क्वेश्चन देखोगे बेसिक से आया है, जो हमने क्लास में पढ़ा है उसकी शुरुआत वाले लेक्चर से आया है। 2021 में देखोगे वो भी बेसिक से आ गया है। 2022 का फेवरेट टॉपिक था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। 2019 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं, उसमें स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन था, उसमें एक में लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। तो ये ना देखो, पूरे चैप्टर को अगर मैं सही से डिवाइड करूं तो 4 पार्ट हैं बेटा। अगर किसी को लगता हो सर मैं कैसे याद करूं, मैं तुम्हें बता देता हूं। मूल कॉन्सेप्ट को ना 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो। 4 ब्लॉक्स में पहला ब्लॉक्स बना दो बेसिक्स, जिसमें मोल्स का कन्वर्जन, बेसिक्स में मोल निकालना सीखा, बेसिक्स में वो सारी चीजें करी। उससे एक क्वेश्चन मान लो इस साल आ गया, अब अगले साल या रोटेशन में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड, इसी में से क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, अगले साल भी इसी में से आएगा। एक बेसिक मोल का कन्वर्जन, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक तो वो साइड में हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, दूसरा पार्ट ये छोटे छोटे इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज, मास, मास परसेंटेज, सर उसके अंदर चीजें क्या क्या था, ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ, ये हो गया दूसरा ब्लॉक, ये रख लो। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और चौथा स्टोइचियोमेट्री, चौथा अपने पास स्टोइचियोमेट्री। तो हमारा 2 ब्लॉक तो हो गया है, तीसरा ब्लॉक आज हो रहा है, कल की क्लास तक हो भी जाएगा, और फिर स्टोइचियोमेट्री पे जाएंगे। लेकिन सर इस बार का अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ये सारा, इसलिए बोला थोड़ा ध्यान से सुनना। मोलैरिटी क्या है, बड़े मियाँ है, मतलब ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होते हैं। मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, सर स्ट्रेंथ का बड़ा भाई है। स्ट्रेंथ अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, थोड़ा ध्यान से सोच, स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली मोलैरिटी के बारे में बात करूंगा तो मोलैरिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट represents sir moles of solute, it represents moles of solute present in 1 लीटर, या फिर क्या बोल दूंगा,
1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर या फिर क्या बोल दूंगा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है। पक्का सर इसके बारे में बात करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला देखना थोड़ा ध्यान से, कैपिटल M है और कैपिटल M को अगर देखो ध्यान से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर्स में। सर ये मोल्स है तो यूनिट देख लो थोड़ा ध्यान से, फॉर्मूला पहला और बेसिक फॉर्मूला ये होगा, यूनिट देखना इसका यूनिट क्या होगा सर, यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर होगा, या फिर इसको हम बोलना चाहें तो मोलर बोलेंगे या फिर कैपिटल M लिख देंगे। यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर या फिर मोलर या फिर क्या होगा, कैपिटल M हो जाएगा। पक्का तो सर ये देख लो, मोल्स पर लीटर, मोलर, M, कैपिटल M, श्योर हो तो ये सारी चीजें देख लो, मोलारिटी अपने पास आ जाएगी। अरे सर ये इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम बना देते, रीजन हम बेसिक्स भूल जाते। एक बात बता, सिंपल सा एक फॉर्मूला बोला गया, इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं कहीं बोलता हूं कि मेरी मोलारिटी 3 है, इसका मतलब क्या है कि सर 3 मोल्स of solute is present in 1 liter of solution, यही होगा ना। तू बेसिक भूल जाएगा तो हमेशा गड़बड़ करेगा, हमेशा गड़बड़ करेगा। क्यों? क्योंकि सर एक सिंपल सी बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं कहीं लिख देता हूं 2.5 m NaCl, 2.5 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं कहीं लिख देता हूं, इसका मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि सर सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे इसका, अगर इसका 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो तो सर उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 2.5 moles of NaCl is present, 2.5 moles of NaCl is present in 1 liter या फिर 1000 ml of 1 liter या फिर 1000 ml of solution। पक्का बेटा देख ले ये मीनिंग, ये आज की क्लास को थोड़ा सही से कॉपी खोल के देखेगा ना, आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मैंने सिर्फ ये बताया है कि लाइंस का मीनिंग कैसे डिकोड करना है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन जाके भी देखोगे तो पता चल जाएगा, वो लाइंस का मीनिंग पूछता है भाई साहब, वो ना इधर उधर की बात नहीं करता, वो लाइंस का मीनिंग पूछ रहा होता है। आप लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन जब भी आएंगे वो छोटे छोटे फॉर्मूला और छोटे छोटे लाइंस का मीनिंग पूछा जाएगा, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मजेदार चीज चल रही होंगी। पक्का ये देख लो अपने पास, ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि सर 2.5 मोल्स ऑफ क्या होंगे, NaCl होगा, 2.5 मोल्स ऑफ NaCl होगा इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। पक्का अरे सर ये कौन लिख के दिखाएगा, कितने मेरे शेर भाई बहन हैं कि सर ये लिख के दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, कितने लिख के दिखा सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हो क्या? चलो एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, आप कॉपी पे छोड़ो, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे कि 3 मोल्स ऑफ HCl, अरे नहीं सॉरी मैं क्यों बोल रहा हूं, तुम लिख के दिखाओ, खुद से सोचो, अरे टेंशन मत लो, खुद से सोचो, टेंशन मत लो भाई साहब, तुम खुद से सोचो कैसे लिखूंगा मैं, किस तरह से लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, सर क्या लिखूंगा 3 moles of HCl, 3 moles of HCl is present in 1 liter या फिर 1000 ml of solution, 1 liter या फिर 1000 ml of solution। पक्का हो जाएगा, अरे तुम पक्का श्योर हो, अरे हो जाएगा। चलो अब देखो ये चीजें पता चल गई, सर 1 लीटर सॉल्यूशन में ये रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, कहानी क्या होती है यार, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, एक ही फॉर्मूले को देखने का तरीका अलग अलग होता है, और यहां पे लोग फंस जाते हैं, वो सोचते ही नहीं है। सर एक ही फॉर्मूला होता है, मैं क्या बोल रहा हूं तुझे, एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, सिर्फ ये फॉर्मूला तुझे लास्ट तक याद रखना है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आता है तो आप सारे फॉर्मूलाज ना उसके विद इन सेकेंड डिराइव कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रटना शुरू करते हैं। देखना एक बार रटना कैसे शुरू करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। मैं ना मेन फॉर्मूला लिखता हूं और उसके बाद तुम्हें दिखाता हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लूंगा भाई साहब, थोड़ा बताएंगे मुझे, लीटर्स में लूंगा ना। पहला एक ही फॉर्मूला है, अब देखो इससे क्या क्या निकाल सकता हूं। पहला फॉर्मूला मैं बताता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। सर यहां पहला फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर्स में ले लूं। देखो अब तुम इसको अलग से रटोगे, अब आधे लोग तो इसको रटने में लग जाते हैं, आधा देखो ये फॉर्म। एक बात बता यार, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट निकालना क्या करेगा, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, वॉल्यूम से। मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देगा, वॉल्यूम से। ये मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। पक्का देख लो,
कर लोगे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। अरे सर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ये रटना नहीं है, ये अपने को प्रैक्टिस के दिमाग में रखना है, अबे इसी से आता है, कोई अलग फार्मूला नहीं रट रहे हैं। अरे सर मोलरिटी इज दिस, नंबर ऑफ मोल्स, अरे क्या है, एक ही चीज है बस, उसी का बस वो भाई ही जुड़वा। एक चीज और सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही लिखते हो ना, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किस में? लीटर्स में। देखना ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना भाई साहब, पहले बता रहा हूं। और मुझे ना आज की क्लास के बाद आप गलती से ही मत बोलना कि सर फॉर्मूला अपने पास, ये फॉर्मूलाज रटने, एक ही फॉर्मूला मैंने बोला, एक फॉर्मूला मैंने बोला है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये लिख सकते हो। अबे क्यों रटना है भाई, क्यों रटना है? मैं बोल रहा हूं क्यों रटना है आपको? जब आपको चीजें समझ में आ सकती है तो समझने की कोशिश करना यार। रटेगा तो पता है एग्जाम हॉल में जाके क्या सोचेगा, अरे वॉल्यूम लीटर में था कि उसमें था, एमएल में था। मत रट, सीधा सीधा सोच कि यार सर ये चीजें लेनी है, उससे वो निकाल दो। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये फॉर्मूला क्यों रटूं? मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो किसी भी तरीके से निकाल सकता हूं। मुझे हो सकता है कि मुझे क्या दे दिया जाए, सर नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉर्मूले से निकाल सकता था बेटा? तो खुद से सोच, 3 फॉर्मूले थे, मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, यही था ना, यही फॉर्मूला था। तो सर अब सोचो ना, खुद से सोचो कि यार मैं तो इससे भी निकाल सकता हूं, मैं क्यों रटने जाऊं? मैं ये फॉर्मूला याद रखूंगा, मेजर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो मैं हर एक चीज निकाल सकता हूं। अब किसी ने बोला सर वॉल्यूम अगर एमएल में दिया है तो, अब एक बात बता भाई साहब, मोलरिटी का एक और फॉर्मूला लिख दो, मान लो उसमें किसने बोल दिया कि सर वो फॉर्मूला, अब लोग लगे पड़े हैं ये सर ये फॉर्मूला रटूंगा, मैं ये फॉर्मूला रटूंगा। अब एक बात बता, वॉल्यूम अगर एमएल में दे दिया तो एमएल को किससे डिवाइड करेगा? लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेगा, यही करेगा ना। अब ये 1000 से डिवाइड करेगा तो नीचे 1000 वो कहां चला जाएगा? पलटी मार के कहां चला जाएगा? आपके लाइफ में कहां चला जाएगा? तो सर ये वॉल्यूम अगर एमएल में लोगे तो ये 1000 होगा, यही होगा। तो चल भाई तेरे लिए मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा होता है, कुछ लोग ना एकदम रट के होता है ना, रट लेते हैं कि अरे सर मैं तो हर एक फॉर्मूला रट लूंगा। रट भाई, आप फॉर्मूलाज पे फॉर्मूलाज रटते चले जाओगे, मैं फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखवाता चला जाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन फिर उससे सिक्योर नहीं होगा। आप ये कन्वर्जन ना याद रखो, ये ना 2 बार लिख के देख लो कि यार मुझे याद ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि सर मैं एग्जाम हॉल में निकालना जानता हूं ये सब। अब ऐसा नहीं एक फॉर्मूला, देखो किस लोग क्या होता है, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, तीसरा, चौथा, अब 4 फॉर्मूले मोलरिटी की याद करके बैठे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा बेहोश, अरे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं सर, मुझे आधे टाइम तो यही नहीं समझ में आता फिजिकल में कौन सा फॉर्मूला कब यूज होता है। भाई तुझे इतना कितने बोला, मोलरिटी का एक ही फॉर्मूला है, ये उससे उठा के जो दिया है उसके हिसाब से निकाल ले। अरे ये मैंने कोई नया चीज बताई क्या? ये फॉर्मूला नया बताया, बाकी सब कुछ आपको पहले से पता है। अब ये मत बोलना कि सर मिलीलीटर को सर 1000 क्यों डिवाइड किया। 500 मिलीलीटर अगर पानी लेके आएगा, 500 ml दूध लेके आता है तो कितना बोलता है घर पे? आधा लीटर लेके आया हूं ना। कैसे बोलता है आधा लीटर? बिकॉज 500 को किससे डिवाइड करता है? 1000 से। तो 500 बाई 1000 क्या हो जाएगा? हाफ मोल, हाफ मतलब हाफ लीटर, वही होगा ना। तो यही चीज की गई है। अब अलग अलग फार्मूलाज रट के लोग बेहोश रहते, मत रटो, एक फार्मूला उसी सब कुछ डिराइव कर। आज सब लोग एक डिराइव करके दिखाएंगे, आज सब लोग ये सब फार्मूलाज करके दिखाएंगे, पक्का। अच्छा अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि मेरा ये टॉपिक आज खत्म करके, मतलब मोलरिटी आज खत्म करते, फिर उसके बाद मोलरिटी की और एप्लीकेशंस और चीजें अगली क्लास में कर रहे होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लो आज, थोड़ी अपने, तुमने इतना बोला है तो मैं भी थोड़ा सा 5-10 मिनट डिस्काउंट देता हूं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई साहब, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना विद इन सेकंड करके दिखा बेटा, विद इन सेकंड करके दिखा। तेरे पास सब कुछ पड़ा है, करके दिखा भाई साहब, करके दिखाओ क्या होगा। अरे सर खजाने से आज क्वेश्चन अपने पास निकला है, क्या होगा? मोलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इन लीटर्स। सर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम तो 5 लीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? मास अपॉन मोलर मास। सर कितना हो गया? 20/40 इंटू 1/5। सर ये 2 टाइम्स हो गया। 1/10 इज नथिंग, 0.1 m। सर 0.1 m, सीधा सीधा आंसर निकाल के खत्म करो। मोलरिटी सर सीधा सीधा आंसर निकाल ले, पक्का हो जाएगा। सर किसने बोला नहीं सर 0.1 m? किसने बोला सर मास दिया था तो आपने किससे डिवाइड किया? 40 किसका मास है? NaOH का मोलर मास है। 40 किसका मास है? NaOH का मोलर मास है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, निकाल दो भाई साहब। अब पता चला यहाँ पे, पता है कुछ लोग क्या, अरे अच्छा मास दिया है ना तो सर ना वो फॉर्मूला बता रहे थे कुछ ऐसा, अब वहां पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई यार कहाँ लेना था। भाई नहीं करना,
क्यों करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, चुपचाप वॉल्यूम से डिवाइड करो, लीटर्स में दिया है तो लीटर से एमएल में दिया होता तो उसको कन्वर्ट करते। पक्का अगला क्वेश्चन करके दिखाओ शांति से, ध्यान से, और लास्ट कमेंट करके दिखाना कि सर ये क्वेश्चन कितने टाइम में हुआ। पक्का लास्ट कमेंट चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन कितने टाइम में करके दिखाया सबने। ये क्वेश्चन बेटा सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको सर डायरेक्ट नहीं देके मॉलिक्यूल्स दिया गया है, और मेरे सारे के सारे जो भयंकर वाले शेर है भाई साहब जिनका सिलेक्शन सिक्योर है, उन सबको यह पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये सबको पता है। कैसे निकालोगे, किसी को लगता है तो यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ऐसे तो मैं इसको कभी नहीं बोलूंगा कि आप अलग अलग किया करो। मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर एग्जाम हॉल में बेटा आप जाना चाहते हो और सिलेक्शन चाहते हो तो ये कभी मत किया करो, ये अलग अलग मत किया करो। क्यों? क्योंकि मैं सीधा सीधा, अब वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इन लीटर्स निकालना है तो मैं ऐसे निकाल देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग ऐसे किया करो कि भाई अब ये कुछ लोग ऐसे निकालेंगे, मोलरिटी इज नथिंग नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -1 10 की पावर -2 या फिर 0.01, तो सर ये आ जाएगा। मैं आपको ये एक तो पहला मेथड हो गया, लेकिन यार आप सब मेरे शेर हो, आप सबको, सब पे मुझे यकीन है, सब पे मुझे यकीन है, सब के सब मेरे ना सिलेक्शन लेके आओगे। तो भाई ये ना, ये मैं सीधा सीधा बोलता हूं तुम्हें, देखो जिंदगी की सच्चाई है, ठीक है ना, चाहे जितना अच्छे से आपको आता होगा ना, बहुत सारे लोग सिलेक्शन की का पास होंगे इस बार, लेकिन आप एग्जाम हॉल में डिलीवर नहीं कर पाए इसलिए आप पीछे आ गए। तो इसलिए बोल रहा हूं आपको ना सीखना है चीजों से। आप कभी भी ये मत करा करो सीधा सीधा आपको मोलरिटी निकालनी है। मैं तुम्हारी जगह क्लास में हर एक बच्चे को ये बोलता हूं कि बेटा आप ना सीधा सीधा ये लिखा करो, इतना तो आप कर ही सकते हो। फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर क्या, मैं तो अभी से मान के चलता हूं तुम लोग डॉक्टर्स हो यार, ठीक है ना। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, यूरिया के, और सर इसका किस में कन्वर्ट करना था, इसको किस में कन्वर्ट करना था, लीटर्स में कन्वर्ट करना था। ये क्या हो गया, मोल्स। सीधा सीधा मेरा स्टूडेंट सीधा सीधा इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, सर कितना हो जाएगा, ये पूरा कट हो गया, ऊपर कितना हो गया 10 की पावर कितना हो गया -3, सर ये कितना हो गया 10 की पावर -1, कितना हो गया 10 की पावर -2, 0.01 m। सर ये फालतू की चीज़ें क्यों टाइम वेस्ट करना है। जितना टाइम एग्जाम में तुझे लगता है सर कितना ही टाइम बच जाएगा, एग्जाम में पता है 10 सेकंड भी ना बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली चेंज कर देता है खुद को। साइकोलॉजिकली ना आप वीक हो जाते हो अगर आपका 10 सेकंड लग गया इधर उधर, तो पक्का कर लोगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इस तरह की सारी चीजें अपने को, अभी तक की सारी चीजें आपको क्लियर है। तो आज ना मैं आपको एक काम करता हूं, आज मैं आपको ना एक सिंपल चीज बताता हूं। आज आपको ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं देने वाला, आज आपको सिंपल सा, एक तो आपको बस डीपीपी आज करनी है अटेम्प्ट, डीपीपी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। दूसरी चीज़ कि सर आज आपको एक सिंपल सा होमवर्क देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक नया टॉपिक, मतलब मोल्स के बाद मोल्स की कैलकुलेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स के बाद थर्ड मेजर टॉपिक इस चैप्टर का शुरू हुआ है। तो आज मैं चाहता हूँ आपसे कि आप रिलैक्स माइंड से होकर एक बार सोचें और चीज़ों को फील करें कि मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कल की क्लास में अपने खजाने में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊंगा। और आई होप सब लोग, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं कि सब के सब कितना एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स, कितना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत थैंक यू सबको। लेकिन सबसे मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मुझे थैंक यू बोलना या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी अपने को, मुझे सच बता रहा हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ना पता है क्या है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ना और उस दिन एक मैसेज आ जाए कि सर ये सिलेक्शन हो गया, मैं इस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, उस दिन ना मतलब वो सबसे बड़ा थैंक यू कहने का तरीका है किस टीचर को। और उस दिन जो एक टीचर होता है ना, उसके पास जो मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या लेवल ऑफ जो हैप्पीनेस है, वो मैं बता भी नहीं सकता कि यार, मतलब वो वर्ड्स में बोली भी नहीं जा सकती। तो मैं वो चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं सबको, आपको हो सकता है कि हाँ कुछ चीज़ें लंबी क्लास लग सकती है, या हो सकता है कि यार सर बहुत सारी चीज़ें हों, आई नो कि बहुत सारी लाइफ ऑब्वियस आप ड्रॉप कर रहे हो तो घर वालों का भी प्रेशर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी प्रेशर हो सकता है, वो आगे दोस्तों का प्रेशर हो सकता है कि वो आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, मैं बैक पीछे जा रहा हूँ, लोग बीएससी कर रहे हैं, लोग बीटेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं लिख के देता हूँ बेटा, अभी जो तुम छुप के अभी मेहनत जो कर रहे हो ना, घर में एक मोबाइल पे, एक लैपटॉप पे, एक टैबलेट पे जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये सब का सब आपकी लाइफ चेंज करेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप करोगे। आज का होमवर्क ये कि आप सब कुछ, आज मैं कोई डीपीपी के अलावा मॉड्यूल से आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आज का होमवर्क ये, आप सारा का सारा पीछे का सारा पोर्शन आज रिवाइज करोगे, एक एक लाइन अपने पास क्वेश्चंस कह रहा हूँ, कॉपी की जो भी हमने शुरुआत से कॉपी रखी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सारा रिवाइज करोगे पक्का। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में
ठीक है ना। हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग एक नई एनर्जी के साथ, और नया एक होता है ना कि जिसमें मैं पूछूं, अगर मैं बोलता हूं कि यार मोलैरिटी तुम्हारे अंदर चाहिए, हाँ सर, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, सर स्ट्रेंथ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, सर मोल फ्रैक्शन अपना मोल्स डिवाइड बाय टोटल। तो ऐसा ना एनर्जी के साथ कि हाँ यार मेरे पास ये। तो आज आपको डीपीपी आपको अटेम्प्ट करनी है। दूसरा सर, आज आपको अपने जो भी नोट्स हैं उसको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है ना। बाकी मन में जो आए आप बताते रहो, आप कमेंट बॉक्स में बोलते रहो कि सर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं मुझे, मैं सब चीज़ें आपकी तरफ से करना चाहूँगा। और वही बोला ना कि अल्टीमेट गोल क्या है, हम दोनों को एक दूसरे पे यकीन हो, और दूसरा कि सर आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुँचे। ये हम सबको, हमारा भी एम, आपका हमारा भी एम, आपका भी एम यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।